हेलो, आज की यात्रा जय हिंद से बोलते हो। जय हिंद। अब आपको लगता होगा कि ब्रजेश मिश्रा जय चाणक्य जय परशुराम बोलने वाला आज जय चाणक्य से कैसे शुरू हो गए। जय चाणक्य बोलने वाला जो भाई है वह आज ब्रजेश मिश्रा जय हिंद भारत माता की जय भी बोलेगा। पिछले शुक्रवार को हमारे एक शुभचिंतक कहें या फिर भारत माता के सपूत मध्य प्रदेश के भोपाल से बलराम सिंह जी जुड़े थे हमारे लाइव से और उन्होंने कई बातें लिखी और बाद में जब लाइव खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि आप जब भी कभी आए या किसी को बोले तो जय चाणक्य बोलते हैं, जय परशुराम बोलते हैं, तो जय हिंद भी बोलिए। इसलिए बलराम भाई जी, मैंने आपके आग्रह को स्वीकार करते हुए आज अपने लाइव का संबोधन जय हिंद से किया है और बगैर जय हिंद यानी कि हिंद का जय के बगैर ना तो चाणक्य का जय होगा, ना परशुराम का जय होगा, ना ही किसी हिंदुस्तानी का जय होगा। इसलिए आपके साथ साथ आपके एक सहयोगी मनोज भगत जी ने भी हमको फोन किया था और जय हिंद कहने के लिए हमको बोला था। तो मनोज भाई आपको भी जय हिंद। आज हम प्रश्न और जवाब पर बात करेंगे क्योंकि हमने कहा है कि हम दिल की बात करेंगे, दिल की बात। तो आज दिल की बात में हम लोग शामिल हो। हमारे भाई जो लोग जुड़ गए हैं, जितेंद्र कुमार मिश्रा जी, हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। जुगल किशोर मिश्रा जी, रामाशंकर दुबे जी, प्रदीप सिन्हा जी और चंद्र प्रकाश तिवारी जी, पूनम जायसवाल जी, सौरभ कुमार उपाध्याय जी, अभिज्ञान मिश्रा जी, त्रिलोकीनाथ प्रसाद जी, ओम प्रकाश पांडे जी, धर्मेंद्र तिवारी जी, पंकज सिंह जी, राहुल मिश्रा जी, मनीष कमलिया जी, धीरे धीरे करके हमारे साथी जुड़ रहे हैं। उनसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। आज आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, सुनते भी होंगे और सुनना चाहिए भी। हमारे देश के मजबूत और काफी लोकप्रिय पूरी दुनिया में एक मजबूत ब्रांड के रूप में, एक ऐसे शख्सियत के रूप में उभर के आए हैं हम लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और मोदी जी अपने सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य और जनता के बीच के महत्व को समझते हुए मन की बात करते हैं और वह मन की बात लोगों के पास जाता है। लेकिन हम आज दिल की बात करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरुण कुमार पाठक जी, बहुत सारे साथी। जैसे जैसे धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग जुड़े और जुड़ के हम लोग एक मुद्दे पर बात करें। हमारे सहयोगी नाम भी लिख के दे रहे हैं क्योंकि सबका नाम मैं ले पाऊं यह जरूर कोशिश है। राजेश पांडे जी हमारे बहुत अच्छे साथी हैं। ब्रह्मशक्ति पूर्णिया, शशि उपाध्याय जी,
प्रदीप पांडे जी, धनंजय मिश्रा जी, सब लोग जुड़ रहे हैं और हम आभार प्रकट करते हैं आपका कि आप हमेशा मनोबल बढ़ाते हैं। शशिकांत पाठक जी, अमरिंदर कुमार जी, बहुत से लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आज हम दिल की बात में हमने एक अपने साथियों से, अपने लोगों से एक सवाल किया था कि आप क्या जानना चाहते हैं ब्रजेश मिश्रा से। हमारे एक छात्र युवा साथी, हम कहेंगे राहुल मिश्रा जी, राहुल कुमार मिश्रा जी एक छात्र हैं और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है, कुछ मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने लिखा है, मैं वो बिल्कुल हूबहू पढ़ के सुनाता हूं ताकि राहुल मिश्रा जी को यह बात लगे कि ब्रजेश मिश्रा उनके शब्दों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया पर आरोप लगता है कि शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो मैं केवल सच पत्रिका का संपादक हूं और आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के एक अंधभक्त कह सकते हैं, जितना भी तरह का भक्ति का नाम डाल सकते हैं, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का भक्त हूं। मुझे यह कहने में गौरवान्वित महसूस होता है और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं चाणक्य के कुल का वंशज हूं। राहुल मिश्रा जी ने लिखा है कि आपके विचार का पुरजोर समर्थक हूं सर, मैं आपका हर लाइव देखता हूं सर। हमारी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप एक बार हमारे लिए, यानी हम छात्रों के लिए भी समय दें। हमारी दिक्कत इस प्रकार है, पहला, सरकार रेलवे में सरकारी नौकरी खत्म करने के मूड में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। दूसरा, कोई भी वैकेंसी कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं होती, यह सिर्फ सरकार की मनमानी ढंग से चलता है। इसके बाद तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी जो ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम की बात है, तो इसको लेकर छात्रों में सामंजस्य है, उसे दूर करने का, इस बीमारी से राहत पाने का शीघ्र ही एग्जाम कराई जाएगी, या सरकार का क्या विचार है। पीयूष गोयल जी लाइव के माध्यम से रेलवे के करोड़ों छात्रों से बात करें, हमारी यह सबसे प्रमुख मांग है। इसके बाद लिखते हैं कि बिहार पुलिस दरोगा के बहाली हो या फिर अन्य एग्जाम हो, उसे ऑनलाइन माध्यम से कराई जाए। सर, आपसे यही कहना है कि हम छात्रों के लिए भी कुछ बोलिए, हम छात्रों की परेशानी सुनिए। राहुल मिश्रा जी, भोजपुर जिला आरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू कुमार राय जी, निर्भय पांडे जी, शुभम सिंघानिया जी, जो लोग भाई लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले राहुल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे लाइव को देखते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। सबसे पहले आप छात्र हैं, क्योंकि अब हम लोग अपने आप को छात्र नहीं कर सकते, लेकिन छात्र हर वह व्यक्ति है जो इस पृथ्वी पर जीवित है। हर दिन कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। हम लोग पत्रकारिता, नौकरी नहीं लग सकती सरकारी विभागों में, यह एक अलग विषय है, लेकिन हम छात्र हैं पत्रकारिता जीवन के, सामाजिक जीवन के। और एक छात्रों की समस्या क्या होती है और आपकी जो पीड़ा है, यह पीड़ा सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरे भारत की पीड़ा है, और उस पीड़ा को आपने मजबूती के साथ उठाने का काम किया है। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं राहुल मिश्रा जी कि आज के समय में लोग सवाल पूछना जहां बंद कर देते हैं, आपने एक मजबूती से सवाल रखा है। सबसे पहले आपने कहा कि सरकार रेलवे की सरकारी नौकरी खत्म करने के मूड में। मैंने कहा कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 56 इंच का सीधा रखते हैं। अब भैया 56 इंच का सीधा रखेंगे, कहे मेरी बातों का व्यथा नहीं लेंगे, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए भाई है वो लोग ये बात समझ लीजिए कि अभी मूड में नहीं है कि रेलवे की सरकारी नौकरी खत्म करने के मूड में नहीं है, बल्कि उस पर कार्य हो रहा है, उस पर कार्य चल रहा है। सरकारी रेलवे की नौकरी के विषय में आप सोचना मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ नहीं। ये मैं नहीं कहता भाई साहब, बल्कि यह बात केंद्र की सरकार की नीति कह रही है। जैसा कि आपने सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, कि 109 रेलवे ट्रेन को, जो ट्रेन है, रेल ट्रेन है, उसको निजी कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है। पहले तो प्लेटफॉर्म तक बिक रहे थे, ये बातें थी, एयरपोर्ट बिक रहा है, लाल किला बिक रहा
तो धीरे धीरे करके आप यह कल्पना मत करिए कि आपको सरकार में सरकारी नौकरी मिलेगी। इसलिए इस बात को निश्चित तौर पे देखिए, निश्चित तौर पे यह रेलवे एक बहुत बड़ा नियोक्ता है। रेलवे देश के सबसे बड़ा मंत्रालय है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे अधिक लोग काम करते हैं और हर साल इसमें नियुक्ति हो सकती है क्योंकि प्रतिवर्ष लोग रिटायर भी होते हैं। लेकिन आपके भारत में आपके युवा जोश, युवा ताकत को एहसास कराने वाले नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नौकरी की जरूरत क्या है, सरकारी नौकरी की काम करने की आवश्यकता है। सरकार के नौकरों को जरूरी नहीं है, ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये बात प्रधानमंत्री जी का बयान है। जब चुनाव आता है इसी बिहार में, आपको याद होगा कि कितने प्रकार का सवाल करते थे, जैसे लगता था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि किसी मीडिया हाउस के ब्यूरो चीफ हो। आके पूछते थे बिजली मिली, रोजगार मिला, ये हुआ वो हुआ, ये बातें पूछते थे। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि मनमानी ढंग से वैकेंसी की। अरे वैकेंसी भैया यहाँ नियत ही नहीं है, यहाँ नियत ही नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी की बात होगी। आपको तो बस दो ही चीजों को ध्यान में रखना है, चीन डरता है कि नहीं, पाकिस्तान डरता है कि नहीं। चीन डरता है, पाकिस्तान डरता है, क्योंकि अंधभक्त आपको इस तरीके से गाइड कर देंगे कि आपको नौकरी से ज्यादा जरूरी इस बात के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान डर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के डरने से हमारे पेट का भूख समाप्त हो जाएगा, हमारे मन में जो चल रहा है, हमारी जो चिंता है वो चीन के फड़कने से हमारा चिंता समाप्त हो जाएगा। तो वैकेंसी का कोई जो निश्चित सीमा है, सरकार को इस दिशा में पहल करना तो चाहिए ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है विपक्ष की नपुंसकता। नपुंसक है विपक्ष, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे देश के किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो जो विपक्ष आज के तारीख में खुद को कहते हैं। उनकी लाचारी और उनके निकम्मेपन की वजह से भारत सरकार इस दिशा में नहीं सोचती। क्योंकि हम छात्र हैं, हमारा जो छात्र जीवन है, हम तो लड़ाई थे इस बात के लिए कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। हम पढ़ रहे हैं, हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, हम प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं, हमारा समय बर्बाद नहीं हो, समय पे हम नौकरी में चले आए, परिवार और समाज के साथ प्रदेश और देश के हित में योगदान दे। लेकिन यह हो नहीं रहा है। और आप गौर करके देखे होंगे कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब से लेकर 2020 आज के तारीख तक सरकार की नौकरी की क्या व्यवस्था है आप देख लीजिए। अरे भैया यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपको संविदा के आधार पर भी आपको नौकरी जो मिलने की बात है, अब उसमें भी आरक्षण की बात होने लगी है। राहुल मिश्रा जी आपका सवाल एक बार दीजिएगा भैया। उससे क्या होता है कि हम और आप चिंतित होते जरूर हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका था ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम की बात और बिहार सरकार में दरोगा की बात, ऑनलाइन की बात। नरेंद्र मोदी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, इनको चुनाव वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रचार और डिजिटल इलेक्शन कराने की मंशा है। बाकी डिजिटल एग्जाम नहीं लेंगे, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेंगे। और आपको जब हम जैसा लोग, ब्रजेश मिश्रा जैसा पत्रकारिता करने वाले लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच मुखरता के साथ बात रखेगा तो पूछा जाता है कि विकल्प क्या है। अरे भैया यूपीएससी का विकल्प बीपीएससी है क्या? बीपीएससी का विकल्प एलडीसी, यूडीसी, अब आपका कोई भी एग्जाम है क्या? आपका एलडीसी का विकल्प ग्रुप डी है क्या? आपका ग्रुप डी का विकल्प संविदा के आधार पर नौकरी है क्या? और जब वो अभी नहीं है तो भैया आजकल तो एक वकील साहब ने बहुत बढ़िया बात लिखा कि अगर बेरोजगार हो तो कोई बात नहीं है, दो खेमा तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है, दो क्षेत्र आपके लिए खुला हुआ है, या तो तुम पत्रकार बन जाओ या तो फिर वकील बन जाओ। ये बातें हैं और आप चिंता मत करिए राहुल मिश्रा जी, ये लॉकडाउन खत्म होने दीजिए। पूरे हिंदुस्तान का छात्र आंदोलन करने के लिए एक बार सड़क पे जरूर उतरेगा और माननीय नरेंद्र मोदी को और बिहार के अलावा जितने भी राज्य हैं उस राज्य की सरकारों को सरकारी नौकरी देना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को एक मजबूत आंदोलन करने की आवश्यकता है, जैसा कि 1974 में इंदिरा गांधी के सरकार के तानाशाही रवैये को उखाड़ फेंकने के लिए लोग कहते हैं कि 1974
विकल्प आंदोलन, और वो विकल्प आंदोलन हम नरेंद्र मोदी के विकल्प की बात नहीं करते, हम बात करते हैं समस्या के समाधान के विकल्प की। लेकिन क्या करेंगे, भक्त लोग कह देते हैं राहुल जी आप हमारे जवाब से संतुष्ट हुए नहीं हुए ये तो अलग बात है, हमारे साथ जुड़ गए हैं ठाकुर प्रियदर्शी ठाकुर जी आरजेडी के नेता है। बहुत खुशी की बात है कि भैया आरजेडी, भाजपा, कांग्रेस, जदयू सब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप एक और छोटा सा बात बताएं कि मैं और कुछ लोगों का नाम ले लेता हूं जो भाई लोग जुड़ गए हैं। मोनू बाबा जी जुड़ गए हैं, अन्नपूर्णा वेंकटेश जी जुड़ गए हैं, AK मिश्रा जी जुड़ गए हैं, राकेश तिवारी जी जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों को प्रणाम है। विकास पांडे जी धन्यवाद आपका, ऋषिकांत मिश्रा जी, संदीप जी नवादा से जुड़ गए हैं, मनीष कमलिया जी नवादा से जुड़े हुए हैं, राम कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं, मनोज पाठक जी जुड़े हुए हैं, बाबा अभिषेक ओझा जी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात और है कि जिन मुसलमानों को हम लोग कहते हैं कि सब लोग देश तोड़ने वाला है, वैसा ही एक हमारा भाई जो हमारे देश के लिए जिसके सीने में भारत माता की जय बोलता है, मोहम्मद सईद सरगाठी गया से जुड़ गए हैं, अभिषेक राज जी जुड़ गए हैं, गोपाल भगवान जी जुड़ गए। भाइयों मेरी बातों को आप बुरा नहीं मानेंगे, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अल्पसंख्यक हो, हम भारतीय हैं और जिस जाति से आते हैं, जो गिरे हम जाति से अलग नहीं कर सकते अपने आप। बड़ी बड़ी बातें मोबाइल पे, मीडिया के बीच में, अखबारों के बीच में भले कहते हैं कि हम लोग को जात पात से ऊपर उठना चाहिए। अरे भैया आपकी बुनियाद ही आपकी जात है, उससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं? उसके ऊपर उठने का मतलब सीधे ऊपर उठ जाना है और आपका दाह संस्कार होकर काम खत्म हो जाना है। इसलिए जातिवाद खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जातिवाद घृणित नहीं हो, जातिवाद कलंकित नहीं हो, जातिवाद किसी को परेशान न करे, जातिवाद किसी को कहीं से प्रताड़ित न करे, यह बात सोचने की जरूरत है। लेकिन इस मुद्दे पर जब बात होगी तो आरजेडी नया समीकरण बनाएगा, भाजपा कुछ और समीकरण बना रही, तो तरह तरह के लोग, हमारे कई साथी, राधा साधना, बहन राधा साधना जी भी जुड़ गई है, विशाल पांडे जी भी जुड़ गए हैं, शिव कुमार जी भी जुड़ गए हैं, शैलेश कश्यप जी भी जुड़ गए हैं, इंदु सोनी जी जुड़ गई है। ऐसे बहुत से लोग, सबको मैं प्रणाम करता हूं भैया, सबको जय हिंद, जय भारत, जय चरक, जय परशुराम। क्योंकि आज यही दौर चलेगा। आपको एक बात बताना चाहते हैं, कल हमारे यहाँ एक सीतामढ़ी के एक साथी हमारे कार्यालय में राजू झा जी आए थे और उन्होंने एक बात बताई कि सीतामढ़ी जिला में जो मां जानकी का जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है, और मां जानकी कौन है किसी से छुपा नहीं, सीतामढ़ी जिला में एक व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, इसलिए नाम नहीं लूंगा कि ना मैं उनको जाति का बदनाम करना चाहता हूं और ना ही उनको फेमस करना चाहता, क्योंकि नाम लेंगे तो उनकी ब्रांडिंग होगी, लाखों लोग सुनेंगे। एक व्यक्ति ने लिखा है अपने फेसबुक के वॉल पे विकास दुबे का मामला को लेकर कि दुबे ने आज साबित कर दिया कि देश का सबसे बड़ा आतंकवाद ब्राह्मणवाद है और आतंकवादियों का गढ़ मंदिर है। यह बात एक जदयू के छात्र जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी ने कही थी, लिखा है वाला। यह बात मेरे कान तक आई, मैंने तत्काल जो युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय कुमार जी, मैंने उनको व्हाट्सएप किया और उन्होंने मुझे बताया कि इस मुद्दे पर भाई जी आप बात कर सकते हैं। हमारे बिहार के जो छात्र के प्रभारी है बिहार प्रदेश के, जो MLC हुआ करते हैं, रणवीर नंदन जी, मैंने रणवीर नंदन जी से बात की, उनको बताया यह बात कि अगर विकास दुबे के आड़ में अगर आप संपूर्ण ब्राह्मण को कहते हैं कि आतंकवाद है, तो आपके पार्टी में संजय झा जो मंत्री है अभी बिहार में, वो अभी आतंकवादी होंगे और आतंकवादी को मंत्री बनाने वाली पार्टी भी आतंकवादी को संरक्षण देने वाली पार्टी है, तत्काल उनको हटाना चाहिए। यह बात सुनकर निश्चित तौर पे हमारे जो
परिचित है, काफी नजदीकी परिचय है हमारा, क्योंकि हम पत्रकारिता करते हैं। हमारा कोई पार्टी से या किसी जाति से कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं उनसे कोई तनाव है। उन्होंने कहा कि इस पर पूरी गंभीरता से बात होगी। उन्होंने तत्काल छात्र के प्रदेश अध्यक्ष से बात किया और बताया कि इस तरह की अगर हरकत है तो तत्काल उस पर कार्रवाई हो। कार्रवाई क्या हुई ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरे सामने ऑनलाइन उन्होंने बात कही और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो संजय झा जी आतंकवादी है, यह बात हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। और इस आतंकवादी संजय झा के जो सुप्रीमो है वो अभी ओसामा बिन लादेन की तरह नीतीश कुमार को हम लोग बना देंगे। यह स्पष्ट बात है, डर के बात नहीं है। वैसे भी डर डर के जीना से अच्छा है एक दिन मर जाना, क्योंकि ये रोज रोज। और दूसरी बात उन्होंने लिखा कि मंदिर जो है वो आतंकवादियों का घर है। अरे मूर्ख व्यक्ति, जिसने लिखा यह बात वो इतना बड़ा जाहिल है कि उसको यह समझ में नहीं आता कि विकास दुबे को मंदिर में ही पकड़ लिया गया, यानी कि मंदिर का पुजारी इस देश का सबसे बड़ा आईबी का ऑफिसर है। यह बात साबित होता है क्योंकि तुम्हारी औकात मौलाना साहब को पकड़ने की नहीं है, क्योंकि वह मस्जिद में छुपा है। ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता क्योंकि मैंने कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रखा है मौलाना साहब के पास, लेकिन आप कहते हैं अगर किसी मंदिर से कहीं AK-47 निकला हो तो बताओ। मूर्ख व्यक्ति, सीतामढ़ी जिला में तुम ब्राह्मण के बहुल क्षेत्र में, रीगा विधानसभा क्षेत्र में तुम दंगा करना चाहते हो, क्योंकि तुमको मालूम है कि रीगा विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों की आबादी 70,000 से अधिक, क्योंकि हम तय करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। और रीगा विधानसभा के ब्राह्मण भाइयों, अगर तुम्हारे अंदर जमीर जिंदा है और मां जानकी के प्रति प्यार और समर्पण का भाव है तो ऐसे कृत्य करने वाले दोगले चरित्र के लोगों का विरोध करना बहुत जरूरी है। भाइयों, ये तो बातें थी, पेपर में भी छपा है, पेपर में भी छपा है। ये मैं नहीं कहता पेपर में, पेपर के कटिंग है, मैं ऐसे नहीं बोलता, ये पेपर के कटिंग। और हिंदुस्तान छापता है, प्रभात खबर छापता है, सब अखबार छापता। अब कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ये भगवान जाने, क्योंकि सुशासन है भैया, और सुशासन में कितना बढ़िया शासन हो रहा है किसी से छुपा। हमारे एक प्रश्न पूछते हैं अभिषेक कुमार पाठक जी, ये भोपाल में रहते हैं और वकालत कर रहे हैं। इनका एक सवाल है कि सांसद से लेकर विधानसभा तक जितने भी नेता मंत्रीगण हैं जिनके नाम के आगे मिश्रा, चौबे, दुबे, पाठक, त्रिवेदी, त्रिपाठी, शर्मा, तिवारी, ठाकुर, उर्मालिया, करवरिया, कश्यप, वाजपेयी, राय, चतुर्वेदी, अग्निहोत्री, पांडे, पंड्या, गांगुली, चटर्जी, बनर्जी, पराशर, गौतम, राव, गिरी, वत्स, झा, ओझा, उपाध्याय, शुक्ला, द्विवेदी, अन्य ब्राह्मणों का सरनेम लगे हैं। अगर वे लोग अपने समाज के दुख नहीं बांट सकते और समाज के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो उन्हें अपने नाम के सटे हुए सरनेम को हटा लेना चाहिए, क्योंकि सरनेम से ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है मंत्रिमंडल का। इस पर आपका क्या विचार है पाठक जी? ये जो हमारे भाई है जिसका नाम आपने टाइटल के रूप में लोगों के बीच रखा है, निश्चित तौर पे यह एक दुखद बात है। जो हमारे कोटे के मंत्री बनते हैं इनको बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि ब्राह्मणों को मैनेज किया जा सके, इनके दुख व्यथा को दूर किया जा सके। लेकिन जो हमारे कम्युनिटी के जो मंत्री बन के आते हैं उनको लगता है कि ज्यादा दुख दूर कर देंगे तो फिर अगली बार हम मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और अगर हम सबकी चिंता को दूर करने लगे ब्राह्मणों की तो क्या होगा कि कहीं हमारे बाल बच्चे फिर बेरोजगार न हो जाए, क्योंकि आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं। इसलिए यह बात जानबूझकर षड्यंत्र के तहत ये किया जाता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये सारे मंत्री अब समझ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे ही कोरोना का संक्रमण पे अंकुश लगेगा, चाणक्य विकास मोर्चा पूरे देश के कोने कोने में एक नई जागृति को जन्म देते हुए काम कर रही है। और उन मंत्रियों को घेर घेर कर सवाल पूछा जाएगा, उनके मुंह पर काली पोता जाएगा, उनको जूते का माला पहनाया जाएगा और उनको यह बताया जाएगा कि तुम हमारे कोटे के मंत्री हो, हमारे लिए तुमने क्या किया है। और अगर नहीं किया
अपने अपने जिला से लाखों लोग सीबीआई को पत्र लिखकर, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हम लोग बोलेंगे कि ये मंत्री हमारे कोटे का नहीं है और ये आपका पार्टी का नहीं हो सकता है, तो उनको हम लोग बताएंगे। इसलिए पाठक जी, चिंता का बात नहीं है, चिंता बस इसी बात का होना चाहिए कि बात हर जन तक पहुंचे, यही हम लोग की कोशिश होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा, हमारे एक राजेश पांडे जी हैं, राजेश पांडे जी ने एक बढ़िया बात लिखा है, सवाल किया है उन्होंने कि आज के तथाकथित ब्राह्मणों के डीएनए में कितना प्रतिशत मिलावट। ये ब्राह्मण जो हमसे दूरी बनाकर रखते हैं, खुद को ब्राह्मण का नेता साबित करने में लगे हैं, ऐसे नपुंसक ब्राह्मणों का इलाज क्या है? राजेश भाई, सोशल डिस्टेंसिंग। अभी कोरोना ने तो सबको एक ही मंत्र दिया है भैया, जिनका डीएनए खराब है, जो वर्ण संकर है, उनसे सोशल डिस्टेंस बनाइए, उनसे दूरी बनाकर रखिए, अपने आप सारी समस्या का हल हो जाएगा। और जिनका डीएनए गड़बड़ है उनके बारे में सोचना ही क्या, वो तो हमारे है ही नहीं, जो हमारे है ही नहीं उसके लिए चिंता क्या? चिंता तो उसका करना है जो हमारे लिए है, हमारे लोगों के लिए चिंतन करने वाले लोग हैं, हमें उनसे लेना देना है। अगर वो लोग, अगर हमारे गैर जाति के लोग भी अगर ब्राह्मणों के हित की बात करते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, हमें उस दिशा में बढ़ना होगा। हमारे ब्रजेश शुक्ला जी लिखते हैं कि बिहार में क्राइम बढ़ गया है, इसमें प्रशासन की भूमिका ठीक नहीं है। आपका क्या कहना है भैया? अगर प्रशासन का भूमिका ठीक है रहता तो अपराध बढ़ता, नहीं बढ़ता। चाणक्य सेना भी जुड़ गई है हमारे साथ, प्रवीण द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रशांत मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और रोशन सिंह जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। भैया सबको प्रणाम है। ब्रजेश शुक्ला जी, प्रशासन की भूमिका ठीक होती तो अपराध नहीं बढ़ता। दिन दहाड़े अनिसाबाद से पंजाब नेशनल बैंक से डकैती हो जाती है, वैसी स्थिति में प्रशासन की भूमिका को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे क्या हम, ये सोचने की बात है। ब्रजेश शुक्ला जी, पटना राजधानी है बिहार की, और यहाँ मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी विराजमान होते हैं। उससे भी बड़ा बात है यहाँ पर डीजी साहब भी बैठे हैं, डीजीपी, बहुत सारे डीजीपी है, एडीजी है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत तरह की बातें। लेकिन कोरोना के संक्रमण में शायद डर की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए चिंता का बात नहीं है, चिंतन करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर पटना, इन दिनों पटना में जो थानेदार तैनात है, जो पटना का कोई भी बड़ा थाना हो, आप जाकर देख लीजिए, कोरोना के संक्रमण में शराब की बिक्री चल रही है, कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि ऐसे ऐसे लोगों को थानेदार बनाया हुआ है जो लोग आम जनता से सीधी मुंह बात नहीं करते, उनके दुख और तकलीफ में उनके साथ खड़े नहीं होते। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको सूचना नहीं मिलेगी। और जो एसपाई लोग हैं, जब थाने का एसपाई होगा कि थाने का सूचना का तंत्र, थाने का जो सूचना का तंत्र है वो बिल्कुल निजी हाथों में है। और जो लोग चाहते हैं किसी की गिरफ्तारी हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, तो कि थाना प्रभारी के पास अपना नेटवर्क नहीं, वो दूसरे लोगों के बीच में कर रहे हैं। और कई ऐसे जगह थाना है जहां एसपाई लोग बहुत मजबूती के साथ दलाली कर रहे हैं, कामयाब भी है, वो लोग छूट भी जाते हैं जिनका पैरवी कोई एसपाई करते हैं। ये हालात है, ये मैं नहीं कहता, ये स्थितियां कहती है। बल्कि डीएसपी फुलवारी ने एक बेऊर के केस में गिरफ्तारी का आदेश दिया है,
लेकिन गिरफ्तारी बस इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि गिरफ्तार होने वाला लड़का दरोगा जी का बेटा है। आप जरा गौर से सोचिएगा, ये उपेंद्र शर्मा जी जो पटना के एसएसपी है, मैं इनके ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा, इनके कर्तव्य निष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा, लेकिन लाचारी क्या है कि पटना में अपराधियों का तांडव बढ़ता जा रहा है। इसलिए भूमिका बिल्कुल संदेह के घेरे में है। पटना पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में। मैं जानता हूं मैं कई लोगों के टारगेट हूं, लेकिन मैं बेबाक बात बोलूंगा, मेरा यह काम है। सोनू पांडे जी लिखते हैं, जय श्री राम, बहुत अच्छा बात है। जनक विकास मोर्चा के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानना चाहूंगा। सोनू पांडे जी, जनक विकास मोर्चा का एक ही उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन यह तब जब हमारे बिहार के और हमारे देश के तमाम राज्यों के जो सरकारें हैं वो इस बात को ध्यान रख ले कि हम भारत में है, यानी कि धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता ये हमारे अंदर कूट कूट कर भरा है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत धर्म की नगरी है, और जिस धर्म की नगरी में सरकार में राज पुरोहित का गठन ना हो, उसका सिस्टम अपने आप गड़बड़ाने लगता है। और हम लोग का एक उद्देश्य है, हर एक राज्य में, भारत के सभी राज्यों में राज पुरोहित का गठन हो। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबका सम्मान है, सबका तो जजमान की उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। और अगर जजमान तरक्की, प्रगति, उन्नति करता है तो उससे दान मांगना खराब बात नहीं है, क्योंकि उसके उन्नति, प्रगति और तरक्की में हम ब्राह्मणों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए कई मुद्दे हैं और उस मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं। अमरनाथ दुबे जी लिखते हैं, आखिर ब्राह्मण से बीजेपी को नफरत क्यों है? और भैया ये तो बीजेपी वाला बताए, ये अमरनाथ दुबे जी, ये बीजेपी के लोग इसका सही जवाब देंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि बीजेपी में ब्राह्मणों की संख्या भरपूर है, बल्कि यह कह सकते हैं कि अगर देश में अगर हमारी आबादी करोड़ों करोड़ के पास है, और वो है क्योंकि अब बिहार में 90 लाख है, उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ है, आपको उत्तराखंड में 50 लाख है, ऐसे पूरे भारत में हम लोग की आबादी 12-15 करोड़ के आसपास है। और अगर हम ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण, पंजाबी ब्राह्मण, मरवाड़ी ब्राह्मण अगर जोड़ने लगे तो हमारी आबादी कितनी है, आप अंदाजा लगा लीजिए। और इनको लगता है बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, अरे बड़े बड़े लोग क्या, सीधा सीधी बात पर आइए मुद्दे पर। अमरनाथ दुबे जी, ब्राह्मण बचता नहीं है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि संजय विनायक जोशी जी का क्या हाथ रहे, देख रहे होंगे आप, मुरली मनोहर जोशी का क्या हाथ हुआ, देख रहे हैं आप, और अमित शाह जी, और बिहार में कोरोना से भी बड़ा खतरनाक सुशील कुमार मोदी जी, संजय जायसवाल जी, ये आप उठाकर देख लीजिएगा बैनरों में। स्थिति इतनी खराब है अमरनाथ दुबे जी कि बेचारे आडवाणी जी की तस्वीर भी लगाने में लगता है कि पैसा लग जाएगा। अभी 2 ही नेता बचे हैं पुराने, जो मजबूती के साथ पूरे देश भर में लोकप्रिय है, जनप्रिय है। मोदी जी के और अमित शाह के कहने से उनकी ख्याति नहीं घटेगी, वह है लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। इनकी तस्वीरें गायब कर दी गई। और आप बात करते हैं संस्कार और सभ्यता की। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है, जैसे पहले कांग्रेस का हुआ करता था, किसी प्रकार सत्ता पर काबिज होना, कुर्सी हथियाना। लोकतंत्र का रेप कर दिया इन लोगों ने। आप उठाकर देख लीजिए, 2015 में बिहार की जनता ने मोदी जी को ठेंगा दिखा दिया था, लेकिन क्या हुआ, नीतीश जी को सेट करके कि ज्यादा अलबलाइएगा तो सिरजन में भीतर भेज देंगे, सरकार बन गई। आप चले आइए मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी चले गए, और आप अशोक गहलोत जी, राजस्थान में भी इनका भी तीसरी देवा खंडे करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अरे लोकतंत्र बचा ही क्या है हुजूर? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ब्राह्मण को नहीं, सबको बर्बाद कर रही है। और
दोहरी नीति वाले लोग बैठे हैं, जिसके कारण यह स्थिति है। बिहार में अकेले दम पे भाजपा सरकार बना सकती है, लेकिन यह बात सुशील मोदी चाहता ही नहीं, क्योंकि तो सुशील कुमार मोदी को मालूम है कि जिस दिन बिहार में मौका मिलेगा भाजपा को अपने दम पे सरकार बनाने की, सुशील मोदी को ठेंगा दिखा दिया जाएगा। इसीलिए वो सेटिंग करता है। क्या करता है भाई कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, मैं उप मुख्यमंत्री, एक सीएम दूसरा डिप्टी सीएम, आप अंदाजा लगा लीजिए। आज इस देश में अगर अंधभक्त है भगवान कृष्ण के बाद, अगर किसी के पास सबसे ज्यादा भक्त है तो वो है नरेंद्र मोदी। लेकिन इतने भक्त होने के बावजूद भी डिप्टी सीएम को संतोष क्यों? ये आप उठाकर देख लीजिए। और जिस दिन मौका मिला, जिस दिन ब्रजेश मिश्रा सदन के भीतर चला गया, ये सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार के आय से अधिक संपत्ति का मामला जब तक सड़क पर नहीं लाएंगे, एक दिन भी चैन से नहीं बैठेंगे, ये शपथ है हमारा। लेकिन वक्त का इंतजार है। अमरनाथ दुबे जी, ब्राह्मण का विरोध, भाजपा, नफरत, जो सवाल है आपका, इसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। हमारे भोला मिश्रा जी को एमएलसी का टिकट नहीं दिया गया, लेकिन भोला मिश्रा जी जय हो जय हो जय हो जय हो, विजय हो विजय हो, तो भैया कहा जरूरत है आपको लाने का? हमको मालूम है, भाजपा के नेताओं के बड़े शीर्ष नेताओं को यह मालूम है कि इसको दो तब भी जय हो बोलेगा और नहीं दो तब भी जय हो बोलेगा। तो जब नहीं है, मिलने पर भी जय हो बोलेगा, तो दूसरा जाति को मैनेज कर ले। और वही हुआ, सम्राट चौधरी को एमएलसी बना दिया है। और ये पेपर में छपा, अखबारों में आया कि कोई वोट को मैनेज करने के लिए निर्णय लिया गया। तो ये तो ब्राह्मण समझे कि ठेंगा दिखाने पर भी ईवीएम दबाएंगे क्या? ये उनका समस्या है, मैं नहीं कुछ बोलूंगा। मुझे नहीं जगाना कि आप किसको वोट दीजिए किसको मत दीजिए, क्योंकि वोट देने का अधिकार ये आपका है और करेंगे आप वही जो आपकी इच्छा हो। लेकिन ब्राह्मणों की दशा और दुर्दशा अगर हो रहा है, इसमें ब्राह्मण भी जिम्मेवार है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और जो लोग इस बात से इनकार करते हैं उनका डीएनए खराब है। राजेश पांडे जी, यही प्रश्न का आपका जवाब भी था। अमित उपाध्याय जी लिखते हैं कि सर, अच्छे पद पर रहते हुए ब्राह्मण कभी अपने समाज की मदद नहीं करता, पर रिटायर होते ही ब्राह्मण उत्थान के लिए सभा चलाने लगते हैं। सही बात है। हमारे साथ गजेंद्र कुमार जी भी जुड़ गए, धन्यवाद आपको। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, इन जगहों पे ब्राह्मण जैसे ही सेवानिवृत्त होते हैं, वह लोग एक सभा चलाने लगते हैं। जानते हैं क्यों? लेकिन हम इस पर बात करते हैं। लेकिन हमारे सहयोगी ने कुछ लोगों का नाम दिया जो जुड़े हुए, मैंने आज कहा था कि मैं सबका नाम लूंगा। तो अविनाश तिवारी जी, अजीत दुबे जी कोलकाता से, धन्यवाद आपको। एसएम झा जी, प्रणाम है आपको। अमिताभ मिश्रा जी, हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट, प्रणाम है आपको। आनंद मिश्र पंचाय, आपको भी धन्यवाद। सुबोध सुमन जी, आपको भी धन्यवाद। चाणक्य आर्मी, आपको भी धन्यवाद। बालू वाजपेयी टाइगर, धन्यवाद आपको। महेश पंडित जी, चाणक्य वंशज, पंडित कन्हैया जी शास्त्री जी, धन्यवाद आपको। हमारे हिलसा विधानसभा के भावी प्रत्याशी सोनू यादव जी, धन्यवाद आपको। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह जी, धन्यवाद आपको। नवीन मिश्रा जी, धन्यवाद आपको। भोलानाथ पाठक जी, अजय सहनी जी और चित्रंजन मिश्रा जी। कितना खुशी का बात है कि हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग अगर चाणक्य विकास मोर्चा के विचारों के साथ चलने के लिए संकल्प है, तो देखो मिल गया विकल्प। यही होता है कि अगर ईमानदारी से प्रयत्न और प्रयास किए जाए तो विकल्प हर चीज का होता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं वीरेंद्र पांडे जी को, रामाकांत मिश्रा जी को, राजबंती पांडे जी, राजजेडी की नालंदा जिला की महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, सुनील कुमार जी, राजीव रंजन जी, अशोक मिश्रा जी, मुकेश द्विवेदी जी, धन्यवाद है आपको। सत्येंद्र प्रकाश पांडे जी, बहुत से भाई लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए। तो जो बात मैं कह रहा था कि पद मिलने पर कई आईपीएस, कई आईएएस ने यह पद बनाया, लेकिन उनकी इज्जत क्या है? 500 लोग नहीं है उनके पास। अरे उनके दरवाजे पे जो कुत्ते भो भो करता था, अब वो अभी अपना नया मकान मालिक खोज रहा। कारण जब आप पद पर थे, चाहे आप दरोगा हो, डीएसपी हो, एसपी हो, आईजी हो, डीजी हो, डीजीपी हो,
ग्रुप डी से लेकर प्रधान सचिव हो, आपको जब मौका मिला तो आप सत्य हरिश्चंद्र खुद को साबित करते, लेकिन आपने जो संपत्ति अर्जित की है किसी से छुपा है क्या? आप जिस घराने से आते हैं, भैया बड़ी गरीबी में पढ़ के आए हैं, आईएएस बने, आईपीएस बने, और जब रिटायर होने लगे तो पता चला कि बड़ी संपत्ति है इनके पास, फार्म हाउस है इनके पास, रिसोर्ट है इनके पास, होटल है इनके पास, इंडस्ट्री है इनके पास। कहां से आया? हम ये कभी नहीं कहते अपने ब्राह्मण पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, नेताओं को कि आप गलत काम करें, लेकिन अगर जायज काम के लिए अपने समाज का कोई व्यक्ति आपके पास पहुंचता है, तो चाहे वो ब्राह्मण हो या किसी भी जाति के पदाधिकारी, अगर आपके जाति के लोग इस उम्मीद से अगर आपके पास है कि हमारे ईमानदार काम को भी अगर प्राथमिकता के साथ मौका मिलेगा तो हमें सुकून मिलेगा कि ईमानदारी का आग भी मौजूद है। लेकिन हम क्या करते हैं अपने आप को खुश करने के चक्कर में कि नेताजी कहीं दुखी ना हो जाए, इसके चक्कर में जायज काम का भी मदद नहीं करते। अरे किसी का एफआईआर करवाना है, अगर वो जायज मांग को लेकर अगर आपसे मदद मांग रहा है तो क्या गलत कर रहा है? अगर आपका ईमानदारी से काम करने वाला दरोगा, ये थाना प्रभारी अगर बगैर नजराने का एफआईआर कर देते तो आपके पास क्यों जाता? ये सोचने वाली बात। और नहीं सोचते पिल्लू पड़ेगा, और कोरोना में अच्छे अच्छे लोग जा रहे, हमारा बचे हुए हैं भगवान की असीम कृपा है। अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार, अनुपम खेर का पूरा परिवार, आप अंदाजा लगाते रहिए, धीरे धीरे खेल चालू है। आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नारा एक ही का, सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस। तो अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा कोई सोशल डिस्टेंस रखा था क्या? अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा कोई व्यवस्थित है क्या? इसकी दवा निकलनी चाहिए। लेकिन मोदी जी को इससे क्या मतलब? इस कोरोना के चक्कर में मध्य प्रदेश की सरकार अपनी, राजस्थान की सरकार अपनी, 109 प्राइवेट रेलगाड़ियां हो जाएंगी अब किसी कंपनी की। ये सब चल रहा है, कितना काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके अमित शाह जी, और आप लोग जो है जो झूठा मूठा आरोप लगाते रहते हैं। इतना कर्मठ नेता देखा था क्या आपने? आप कोरोना के संक्रमण से लड़ रहे हैं और ये देश के कुव्यवस्था से। पाकिस्तान पैंट में पेशाब कर रहा है, आप इसको समझिए। चीन पैंट में पखाना कर रहा है, इस बात को समझिए। आप लोग कहते हैं कि कोरोना के संक्रमण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। कई बातें हमारे उज्जवल पांडे जी लिखते हैं कि बिहार में संस्कृत विद्यालयों के दिन कब बहुरेंगे। अरे भैया, जब एक होइएगा तब तो बहुरेगा। ये तो बाहर नहीं रहा है, यही बहुत बड़ा बात। संस्कृत शब्द विलुप्त होगा, संस्कृत का विद्यालय तो बहुत दूर की बात है। अरे कितने लोग हैं पटना में, छोड़िए पूरे बिहार के 38 जिला की बात, पूरे पटना की बात करते हैं। एक लौता पशुपति वेद विद्यालय है जो बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ बच्चों को वेद की शिक्षा दे रहा। हम कितने लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू के बिंदु है आप। कितने लोग जाके अक्षय तिवारी को बोले कि ले भाई 5000, 2000, 1500 और इस विद्यालय को और मजबूती से आगे बढ़ाओ, इसको इतना आगे बढ़ाओ कि एक कृति हो। और उससे भी बड़ी बात सरकार को चाहिए कि एक वेद विद्यालय जो पटना में अवस्थित है और बच्चों को शिक्षा दे रहा है, सर्वभवंतु की परिभाषा को कर रहा है, सबको शिक्षा देना चाहता है। आप व्यवस्था बनाइए। गुरुकुल किसी सिर्फ ब्राह्मण के बाप की जागीर नहीं है, गुरुकुल में सब कोई पढ़ सकता है और गुरुकुल में पढ़ने वाला छात्र ही आज दुनिया में राज कर रहा है। और ये नरेंद्र मोदी भी जो कैलाश चले जाते हैं, मानसरोवर चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, पशुपति चले जाते हैं, इसका मतलब कि धर्म और अध्यात्म में शक्ति है और इस बात को समझते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन हमारी राज्य की सरकारें क्यों नहीं समझती? भारत की सरकार इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ती? इन चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और आइए उज्जवल पांडे जी, हम लोग शपथ लेते हैं कि संस्कृत विद्यालय को बचाने के लिए एक आंदोलन में हम सबकी भूमिका एकजुटता के साथ होगी। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, संकेत हो, सबको शिक्षा बचा
परेशानी होगी। अगर मदरसा में पढ़ाई हो रहा है अच्छी बात, लेकिन मदरसा में अगर गुंडागर्दी हो रहा है तो गलत बात। अगर गुरुकुल में गंदी चीजें की प्रश्रय दिया जाएगा तो गुरुकुल बंद होना ही चाहिए। लेकिन अगर गुरुकुल अच्छी शिक्षा दे रहा है तो उसको प्राथमिकता भी मिलनी चाहिए। और संस्कृत विद्यालय के दिन बहुरेंगे, वो दिन दूर नहीं। चिंता छोड़िए, चिंतन कीजिए। ये अभियान चल चुका है और ब्रजेश मिश्रा और चाणक्य विकास मोर्चा के हर एक सदस्य, मैंने पहले भी कहा आज भी कर, चाणक्य विकास मोर्चा कोई संगठन नहीं, कोई ब्राह्मण का संगठन नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का संगठन तो रोज भाई बहन एक दूसरे को चिल्लम चिल्ली कर रहा। मैं ये पद पर आऊंगा, वो पद पर रहेगा। हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमको फलना अध्यक्ष, हम तो घंटा, हम तो लहसुन। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने चाणक्य विकास मोर्चा को विचार की क्रांति का नाम दिया है। हर वो व्यक्ति जुड़ सकता है जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। और ब्राह्मण चाणक्य विकास मोर्चा से जुड़े हुए जो ब्राह्मण भाई है, जिनका डीएनए है ब्राह्मण का, अगर वो चाणक्य को नहीं मानेंगे तो संस्कृत तो छोड़ दीजिए, आने वाले दिनों में मानवता ही विलुप्त हो जाएगी। वो ज्यादा दिन नहीं है। और कोरोना के संक्रमण में हम उस पर आएंगे, लेकिन कुछ और प्रश्न बचे हैं, क्योंकि मैंने एक सवाल किया था तो ये प्रश्न उन्होंने भेजा, तो इसलिए दिन बहुरेंगे। उज्जवल पांडे जी, और आपका नाम उज्जवल है और पांडे भी है, जिसके नाम में उज्जवल है तो आने वाले दिनों में संस्कृत का भी भविष्य उज्जवल है। इस बात से इनकार नहीं किया। जन्मेजय पांडे जी लिखते हैं कि अगर जाति बात नहीं है तो हम आरक्षण मुक्त क्यों नहीं, और कौन करता है जातिवाद और कौन नहीं करता है जातिवाद। देखिए ये फालतू बात। हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमांशु त्रिपाठी जी, विशाल पांडे जी, आपको भी धन्यवाद। और लाइव सुनकर हमारे एक पंडित जो पैथोलॉजी चलाते हैं, सुनील तिवारी जी, आके खड़ा होकर सुन भी रहे, उनको भी धन्यवाद। तो सबसे पहली बात है कि जातिवाद, अरे भैया जातिवाद तो है और जातिवाद रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला और खत्म होना भी नहीं चाहिए। इसी बात में पहचान हो रही है, अगर जातिवाद नहीं रहता तो यह दलित महादलित को कहां से आरक्षण मिलता। एक पंडितों का उपकार को गाली देने वाले लोग को इस बात को समझना चाहिए कि अंबेडकर साहब के पहले से जाति है, इसका मतलब कि ब्राह्मण जाति के महत्व को आज से हजारों वर्ष पहले ही समझ गया था और यह बात जानता था। और अगर जातिवाद नहीं होता तो ना आरक्षण मिलता, ना एससी से लेकर और डिस्पैच तक योजना ही योजना है। आप उठाकर देख लीजिए भारत सरकार और अन्य राज्य की सरकारों की योजना, आपको दिखाई देगा कि सच क्या है। और जातिवाद के आधार में तो पार्टियां में टिकट मिलती है। कौन बोलता है कि जातिवाद है? कौन बोलता है कि ब्राह्मण जातिवाद करता है? अरे ब्राह्मण तो बताया है कि आप जाति हो। अगर हम नहीं बताते कि आप कोई है, कुर्मी है, लोहार है, बाकी लोग तो नाम लेंगे तो फंस जाएंगे भैया, बाकी लोग का नाम डाल लेंगे। क्या आजकल तो बड़ा लफड़ा है ना। वो हमको पाने बोले, वो हमको पंडितवा बोले, वो हमको मिसरवा बोले, वो पंडित जी पंडोल डोल पैसा मांगे, गोल गोल बोल कर अपमानित करे, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों का इज्जत है ही नहीं। अब इज्जत बचा ही नहीं है, इसलिए होने का डर नहीं। शायद सरकार ने यह बात मान लिया कि इन लोगों के पास अब इज्जत नहीं बचा, इसलिए जातिवाद तो है। आप जाति को देखकर आरजेडी में माया समीकरण बन गया कि भैया जादव और मुसलमान रहेंगे तो काम चल जाएगा। आप थोड़ा बहुत इधर उधर बुद्धि खुला है तो मनोज झा जी को मौका मिला, एडी सिंह जी को मौका मिला। अब कैसे मिला, क्या मिला, ये उनका विषय है, लेकिन मौका मिला। आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, राजद हो, लोजपा हो, आप हो, हम हो, जाप हो, बाप हो, अब तो इतना पार्टी हो कि आने वाले समय में पाप भी हो, कोई बात नहीं। तो जातिवाद है और उसी आधार पर टिकट भी मिलेगा। और जातिवाद क्या है, इसका जीता जागता प्रमाण है सुरक्षित सीट। अरे भैया कि जहां जहां सुरक्षित सीट है, क्या वहां ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय नहीं है? फिर क्यों बता दिया सुरक्षित? आप मुक्त नहीं हो सकते। और जितना नुकसान ब्राह्मण और सवर्ण का नहीं हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान पिछड़ा और अति पिछड़ा का हो रहा है। आप तो हमारी औकाती क्या है, हमारी जनसंख्या ही क्या।
अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो वह है पिछड़ा और अति पिछड़ा, जिसकी मुद्दे की बात हम लोग नहीं उठाते, लेकिन पिछड़ा और अति पिछड़ा न बेचारा सवाल बन पा रहा है, हम ना दलित, वो तो बीच में लटकन बाबा घड़ी के पेंडुलम की तरह डोल रहा है, कभी सवर्ण कभी महत, कभी सवर्ण कभी महत। इसी चक्कर में बेचारे का क्या स्थिति है आप देख लीजिए। इसलिए जातिवाद खत्म नहीं होगा, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जातिवाद का ही खेल होगा। और इस खेल में कोई पार्टी छूटा नहीं रहेगा। भले नरेंद्र मोदी बोला बोला सीना फोड़ा दे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इससे कुछ नहीं होने वाला। जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो आप एक नियमावली लाइए कि एमएलए वही बनेगा जो बीए पास हो, जो ग्रेजुएट हो, चाहे कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या अल्पसंख्यक। आप अगर चाहते हैं राजनीति में ईमानदार लोगों का वर्चस्व बने नरेंद्र मोदी जी, तो आपके अकेले ईमानदार होने से काम नहीं चले, पूरे सदन के लोग ईमानदार। और इसके लिए यह जरूरी है कि वो पढ़ा लिखा, अभी बोल सकते हैं कि पढ़ा लिखा आईएएस भी तो चोर है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन वो जेल जाता है। कई वो नेताजी जेल गए, विकास दुबे तो चल गए भीतर, उनके साथ उनके साथी भी, लेकिन बाकी जो काबिलात लोग हैं, जो नेताजी बच गए, जो पदाधिकारी बच गए, जिनकी दोगली नीति के कारण विकास दुबे जैसा लोग गुंडा बन गया, या गुंडा था तो उसको प्रमोशन दिलवा के महागुंडा बना दिया, 4-5 बीघा जमीन वाला एकड़ एकड़ के मालिक बन गया। इस समय सरकार को नहीं समझ में आता, चाहे वो किसी की सरकार का नेता या उनसे जुड़ा हुआ गुंडा किसी का नहीं होता। लेकिन यूपी पुलिस ने अभी जो इनकाउंटर किया, इसमें इतनी थूकम फजीयत हो रहा है कि पूछिए मत। आप सोशल मीडिया पर तो देख ही रहे होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम उस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए बुड्डू सिंह जी, कुमार भारतेंदु शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे एक अभिज्ञान मिश्रा जी लिखते हैं कि ब्राह्मण हत्या क्यों, इस पर विचार करें। तो ये ब्राह्मण हत्या या किसी की हत्या, कोई भी व्यक्ति जिसकी हत्या हो और वो व्यक्ति अगर निर्दोष हो तो पीड़ा सबके बराबर होती है। और ब्राह्मण हत्या होने के कारण है आपसी रंजिश और एकजुटता का अभाव, जिसके कारण से समाज में एक नई जागृति का जन्म होना चाहिए, लेकिन हम सामाजिक एकजुटता का काम ध्यान से नहीं करते। वैसी स्थिति में हमें सोचना होगा। और ब्राह्मण हत्या के बावजूद भी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को ठोक रहा है। आप उठाकर देख लीजिए, कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। कहा गया ना, घर का भेदी लंका ढाहे। तो हमारे घर में जितने भी भीषण है और जो सवर्णों के जो जयचंद है, इसके कारण से हो रहा। अभी एक भाई ने हमारे मोबाइल पे कई तरह की बातें कही, लेकिन हम उस मुद्दे पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि देखिए हम तनाव पैदा नहीं करना चाहते। हमारे रंजन भारद्वाज लिखते हैं, जय दादा परशुराम, जय जय दादा परशुराम की। दादा परशुराम तो बोलते जरूर है। रंजन भारद्वाज जी मेरी बात को बुरा नहीं माने, और मैं आपको आहत करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आइए सौगंध दे लीजिए कि जो परशुराम के वंशज है उनको साथ देने का, उनके संकल्प में विकल्प बनने का। अन्यथा दादा परशुराम करने वाले, कितने दादा परशुराम करने वाले दादा खुद बन गए, लेकिन परशुराम जी वही के वही। आप पूरे भारत में हर जिला में, हर प्रखंड में भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगेगी। क्यों? उन्होंने संविधान लिखा, लेकिन संविधान के लिखने के लिए धारा 1, 2, 3, 4 बनाने वाला जो अंक गणित का जो जनक है आर्यभट्ट, उनकी प्रतिमा लगी क्या? आज धारा 19 में आजादी को स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में। तो आप उठाकर देखिए कि 19 बनाने वाला कौन है? ये 19 बनाने वाला आर्यभट्ट का चर्चा कैसे हो? लेकिन हम क्या करते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, जातिवाद लगेगा, हमको ब्राह्मण बात कहेगा। अरे भैया हम पंडित हैं तो अच्छी बात है, हमें तो गर्व है इस बात का, और घमंड भी कि हम ब्राह्मण है और अगली बार ब्राह्मण ही होंगे, इतना कर्म करके मरेंगे। या
खुश होना चाहिए। और हमारे दादा परशुराम और हमारे दादा आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य हमारे बहुत से योद्धा है, लेकिन हम लोग सिर्फ उनको सोशल मीडिया तक ही रखते हैं। आइए उनको जमीन पर ले चलते हैं और मदद करते हैं एक दूसरे को। और हम लास्ट में एक कविता पढ़ेंगे जो हम पिछली बार भी पढ़े। और जागृत करने का काम करने का हमने संविदा लिया है बगैर वेतन का। यह संविदा लिया है मैंने अपने समाज से बगैर वेतन का, और तब तक जगाते रहेंगे जब तक आप जागेंगे नहीं। और आपको जगाने का भी तो तरीका एक ही अपनाया है हमने, लोगों को आह्वान कर करके। दूसरा भी तरीका आता है, तीसरा भी आता है, चौथा भी आता है। नहीं जागेंगे तो जगाने का अन्य तरीका का भी इस्तेमाल करेंगे। आप जो चाहे हमको कर सकते हैं कि आप भी गुंडा बनेंगे क्या, आप दबंग बनेंगे क्या, आप बाहुबली में जो बोलना है बोल सकते हैं। मेरा काम जगाना है, मैं जगाऊंगा। अगर आपका डीएनए हमारा और आपका डीएनए एक नहीं है तो आप जिंदा कहाँ हैं? आप तो मरे हुए तो कोई जगा ही नहीं सकता। मैं अपने कुंभकर्ण भाई को जगाने चला हूं, मैं कुंभकर्ण को जगा के रहूंगा। भाइयों, जयप्रकाश कुमार जी लिखते हैं कि हर पार्टी में जातिवाद है। ऐसा क्यों? ये तो पार्टी वाला बताएगा। और जातिवाद नहीं करेगा तो हम लोग वोट देंगे क्या? हम लोग भी तो एक से एक काबिल के लोग हैं। हम लोग भी तो वहाँ विकल्प और संकल्प की बात करते हैं। हमारे कुछ और साथी जिनका नाम छूट गया है, हमारे त्रिलोकी जी लिख के दे रहे हैं। सुजीत चक्रवर्ती जी धन्यवाद आपको, नीरज मिश्रा जी, रोहित कुमार जी, अजय कुमार पाठक जी, विंध्याचल मिश्रा जी, निशांत कुमार मिश्रा जी, कपिल दुबे जी, कन्हैया मिश्रा जी, नीरज तिवारी जी, राहुल झा जी, आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग हमको सुन रहे हैं। अच्छा बात है कि आज हमारे लोग जुड़ रहे हैं और प्रश्नों का बौछार भी मुझे मिल गया है और हम हर प्रश्न का जवाब देंगे, जरूर देंगे। सबसे पहले आप जरूर सुनिए और सवाल आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं दिल की बात कर रहा हूं। ये दिल ही की बात है, ये दिल की बात है। इस कोरोना के काल में कई लोगों ने मार्केट में अफवाह फैला दिया कि प्रदेश जी को भी कोरोना हो गया क्या। चर्चा होने लगी, कई लोग मुझे फोन करके पूछ रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये तो जागृति की बात है, लेकिन देखिए मैं मनस्ता कि दुष्प्रचार का भी खेल चालू। खैर उससे क्या फर्क पड़ता है, जाहिर विधि राखे राम वही विधि रही है। हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं प्रतिदिन महामृत्युंजय का जप करता हूं, माँ गायत्री का मंत्र जपता हूं और हनुमान जी का परम भक्त हूं। और ठाकुर जी तो हमारे आराध्य है ही, बगैर उनको तुलसी जी का पत्ता चढ़ाए हुए अन्न का एक दाना अपने मुख में नहीं लगता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे पास जो जुड़े हुए लोग हैं उनको कोरोना नहीं होगा। भाइयों चलिए, कोरोना के संक्रमण में रैली, चुनाव, ये तो चल ही रहा है। तो रंजीत कुमार सिन्हा जी लिखते हैं कि कोरोना के संक्रमण में चुनाव महत्वपूर्ण क्या है। अरे भैया, हमारे लिए कोरोना का संक्रमण से मुक्ति जरूरी है। हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे बिहार के लिए, नीतीश जी के लिए सत्ता, सुशील मोदी के लिए सत्ता। क्योंकि मालूम है नरेंद्र मोदी को कि कोरोना के बाद चुनाव हुआ तो हमारी सरकार टाइम फीस हो जाएगी। बिहार में बाहर है और कोरोना के सरकार है, कहीं दिखने न लगे विपक्ष की जनता, इसीलिए पहले ही करा देना चाहता है। इसलिए हम लोगों के लिए संक्रमण से मुक्ति जरूरी है और नीतीश कुमार जी के लिए चुनाव। दूसरा उनका प्रश्न है कि पटना में बढ़ते अपराध के रोकने के लिए क्या कहें। कहना क्या, अपराधी मिले पकड़ के उसको पुलिस को दीजिए, और अगर पुलिस में अपराधी हो पटक के उनको भी दीजिए, कोई चिंता नहीं कीजिए। अरे ऐसा भी तो आपको आज नहीं तो कल जाना ही है। और बिहार के डीजीपी ने कहा कि सच का साथ दीजिए। सरकार बार बार ये कहती है कि सरकार कहती है बार बार कि सच का साथ दीजिए। आप भ्रष्टाचारी का आप उजागर करिए तो भ्रष्टाचारी पुलिस है तो पकड़ के उनको भी दे दीजिए और उनको इस थाने की जगह पर जाके एसपी साहब को दीजिए। इसलिए अपराध रोकने के लिए जितना काम पुलिस करती है उसका से ज्यादा काम आम जनता को करना पड़ेगा, अन्यथा एसपाई लोग तो करिए रहा है जो करना है। आपका तीसरा प्रश्न है, बहुत प्रश्न पूछे हैं भाई। पटना जिला में बाढ़ से राहत में करोड़ों रुपए का ब्लीचिंग पाउडर फिनाइल खपाया है, तो क्या कीजिएगा। सब नेताजी के घर पे छिड़काव हो रहा है,
क्या कि एवं तो हो गए। हमारे माननीय सभापति जी आदरणीय श्री अवधेश नारायण सिंह जी को भी कोरोना का संकट होगा, अब तो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, भगवान करे बहुत जल्द स्वस्थ होकर बाहर आए। लेकिन ये कोरोना में का ब्लीचिंग पाउडर खिलाया है कि नहीं खिलाया है, कि कोरोना में पूछे के जाएगा भाई, सोशल डिस्टेंसिंग का बात है। कहीं पूछा जाए के चक्कर में कहीं देखते रहे कि माइक में बड़का बड़का डंडा बांध के लोग पूछ रहा है। आज जहाँ भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है, सच सामने आ सकता है, तो 3 किलोमीटर कैसे पहले ही लोग दिया गया था, 3 किलोमीटर विकास दुबे के जहाँ इनकाउंटर हुआ मीडिया को, उसी तरीके से जहाँ ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ वहां जाने देगा आपको। इसलिए इस फेरा में मत रहिए, अभी चुपचाप कोरोना से बचिए। भ्रष्टाचार से तो हम फरियाइए लेंगे बात, क्योंकि मकरवा खरीद के, दुकान खरीद के, जमीन खरीद के, फ्लैट खरीद के कहाँ ले जाएंगे, जब विकास दुबे का फंडा फूट सकता है कि इनका विदेश में बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो ये पदाधिकारी नेता का तो हम लोग खोद के ना निकाल देंगे। चिंता छोड़िए रंजीत भाई। चौथा बात लिखते हैं आपके नेपाल ने चेतावनी दिया है कि 10 से 15 जुलाई तक समय सीमा निर्धारित किया है कि वह पानी छोड़ने के। आपदा प्रबंधन विभाग की क्या तैयारी है? गजब बात करते हैं जी, नहीं समाचार सुने का। अब ये ना हाल में नीतीश जी 4 दिन पहले बोले हैं, और संजय झा जी भी थे लगभग सिंचाई विभाग के मंत्री, बैराज बन रहा है, तो ये बात डूब जाइए, अगला बार न डूबिएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इस बार हमारी सरकार बचा लीजिए, इस बार हमारी सरकार बचा लीजिए, अगला बार बैराज बन कर तैयार मिलेगा। 15 साल से एक ईंटा जुगाड़ करके बेचारे रखे हैं, तो अगले साल तो बनेगा जी। आप लोग भी गजब बात करते हैं, डूबिए, डूबना ही नियति है आपकी, और डूबने का कारण आप स्वयं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, विकल्प है कहा, विकल्प है कहा, तो विकल्प ना है तो भोगा, अब हो गए पछतावा। ये बात समझना पड़ेगा। नेताजी लोगों का काम है भाषण देना, आश्वासन देना। हम अभी बोलेंगे तो कहेंगे कि बड़ा बोलता है भाई। हमारे श्रीधर पांडे जी लिखते हैं कि जदयू का एक छात्र नेता, उनका नाम भी लिखे हैं, ने कहा कि ब्राह्मण आतंकवादी है और उसका एक ठिकाना मंदिर मठ है, यह देश के लिए खतरनाक प्राणी है, इस पर आप क्या करना चाहिए? बुर्बक है वो। बाबूजी के बियाह हम ही लोग करवाए होंगे, हमारे चाचा उचा करवाए होंगे, मामू नाना काका करवाए होंगे, हमारे बाबूजी बियाह कराए होंगे, तो उसका बियाह हुआ तो उसका जन्म हुआ। अब जन्म में कहीं कुछ गौड़ा गया होगा, मिलावट उलावट होगा उसमें, तो यही सब बात बोलेगा। अब वो जिस पार्टी में है, उसके पार्टी में थोक भाव में पंडित लोग हैं, तो हटवा देवे उसको, पार्टियां भूमि कुशवाहा का हटवा देवे, लेकिन होगा नहीं। क्या कि 2% वोट से लेकर कितना उखाड़िएगा, छुपा नहीं है। आप दोनों भाई को मिलाकर 9% है, और हम पंडित अकेले ही 9% है, और 9% अगर आतंकवादी है, तो बताइए कि आतंकवादी के रहते, इतना मजबूत आतंकवादी के रहते, ये लोग सरकार बना लेता है। क्या कीजिएगा, मानसिक रूप से बीमार है बेचारा, कोई बात नहीं है इसका। इनके पूर्वजों का, इनके आज का वर्तमान पीढ़ी का संस्कार भी हम ही लोग कराएंगे, घबराने का बात नहीं है, चिंता मत कीजिए। जो बोले हैं इनको दंड भोगना पड़ेगा, हमने इस मुद्दे पर पहले भी बयान दिया है, और इनको अपनी करनी का दंड मिलेगा। ये जैसे एक धारा चली है ना, एक आजकल एक ट्रेंड चला है। पहले क्या था, महात्मा गांधी को गाली बको, जब महात्मा गांधी को गाली बकेगा, नेहरू जी को गाली बकेगा, वो नेता हो जाता था, हो ये जाता था भाई, बहुत लोग हो गए। अब नया ट्रेंड चला है 1990 से कि ब्राह्मण को गाली दो, नेता बनना है तो ब्राह्मण को माए बहन का रेप कर दो, ब्राह्मण की हत्या कर दो, ब्राह्मण को जितना प्रताड़ित करना है कर दो, तुमको एमएलए का भी टिकट मिलेगा, एमएलसी का भी, जिला परिषद का भी, मुखिया सरपंच सब तुम बना दिए जाओगे, सांसद भी। ये ट्रेंड चला है, और इसके लिए जिम्मेवार कोई दूसरा कोई नहीं, हमारे जो दोगले वोटर हैं हमारे ब्राह्मण समाज के, उनके कारण से ये है। अन्यथा एक बार मंत्र जाप देना अगर पंडित, तो पेशाब नहीं उतरेगा। इतनी शक्ति है हमारे बंगलामुखी की माता के मंत्रों, लेकिन हम मंत्र का दुरुपयोग कभी नहीं करते। यही कारण है कि आज भगवान ब्राह्मण को महत्व भगवान भी देते। आप माला जपिए ना, कौन पूछ रहा है आपको? कहा कि पंडित जी से पूजा करेंगे, संकल्प लेके अपने से कर लीजिए। अब नहीं हो लेता है तो ऐसे बिया करने को रोक रहा है, बहुत लोग सिंदूर दान करके बिया कर ले रहा है, आप बिना कुछ करना ही पटक कर रेप भी करके बिया कर ले रहा है, तो कुछ हो रहा है। मत मानिए ब्राह्मण को, कौन कह रहा है कि ब्राह्मण को जबरदस्ती मानिए? कोई पिस्तौल थोड़ी है, तुम आपको भिड़ा। इसलिए
सिद्धार्थ पांडे जी टेंशन मत लीजिए। और आपसे एक आग्रह भी है कि अगले शुक्रवार को आप और हम एक साथ बैठेंगे अपने लाइव में। ब्रजेश मिश्रा की खरी खरी का एक चलेगा एपिसोड, प्रश्न आपके और जवाब हमारे, पूछिएगा जितना सवाल। अब एक और सवाल है कि कोरोना पर सरकार द्वारा क्या समुचित व्यवस्था कराई जा रही हो, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। अरे कोरोना के पास तो एक ही इलाज है सरकार के पास, सोशल डिस्टेंस। इसके अलावा कुछ उपाय अगर आपके संज्ञान में आ गया हो तो बताइए। एक ही उपाय है सोशल डिस्टेंस। अब तो उसमें भी डर लग रहा है कि अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति हो जा रहा है भैया संकट में, तो डर तो लगेगा। और एक ही इलाज, कोई व्यवस्था नहीं। सरकार ने कह दिया कि आप क्वारंटाइन जोन नहीं बने। पहले जो बाहर से लोग आ रहे थे लगता है कि सब लोग आ गए, इसीलिए लोग अपने अपने घर चले गए। अब धीरे धीरे बिल में से निकल रहा है साहब कि भैया हम रो तो हम रो तो हम रो। इसीलिए चिंता करिए, दूरी बना कर रहिए, यही एक इलाज है। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं। आप जरा सोचिए भाई, सिद्धार्थ पांडे जी, आप जरा सोचिए कि अभी एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन हुआ। अभी लॉकडाउन में डेली हजार 700 संक्रमित हो जा रहा है लॉकडाउन में। तब अंदाजा लगा लीजिए, ये सब राजनीतिक ड्रामा, ये राजनीतिक ड्रामा है और इससे आप बच नहीं सकते। और आप देखिएगा, आप एक बात को गांठ मान लीजिए कि चुनाव अपने नियत समय पर होगा, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की मिली जुली सरकार बन जाएगी और शपथ ग्रहण ले लेंगे नीतीश कुमार जी। अपने आप बिहार में कोरोना का संक्रमण डे बाई डे घटते चला जाएगा और हम लोग पटरी पर चले आए। यही इसका समस्या का असली समाधान है। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि भाई जो हो जल्दी जल्दी हो। आपका एक और सवाल है कि आप ब्राह्मणों का नेतृत्व करने के साथ साथ, भैया मैं ब्राह्मण का नेतृत्व नहीं करता, ये आप कैसे कर दिए? काहे हमको पिटवाना चाहते, काहे हमको जेल भेजवाना चाहते भाई? हम नेतृत्व नहीं करते हैं, हम उसके एकजुटता में एक ताकत के साथ काम करना चाहते हैं और हम काम करते रहे। धीरे धीरे हम जागृति पे काम करते हैं, पत्रकारिता भी करते हैं, दोनों के बीच संतुलन किस तरह से बरकरार रखते हैं ताकि आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता पर कोई उंगली न उठा सके। मैं कभी मिलावट की बात नहीं करता सिद्धार्थ पांडे। हमने हमेशा कहा है कि हम हर जगह होंगे, हम हर जगह होंगे जहां का खून लाल होगा, कफन उठाकर देखना केवल सच का ही नाम होगा। हम उस विचारधारा के लोग हैं। मैंने कभी किसी पार्टी के एक व्यक्ति को, एक पार्टी को टारगेट नहीं किया। हम हमेशा कुव्यवस्था के खिलाफ बोलते। अरे नरेंद्र मोदी हमारा जमीन थोड़ी चौक लिया, अरे हमारा तेजस्वी यादव थोड़ी हमारा जमीन कब्जा कर लिया, नीतीश कुमार थोड़ी हमारा माँ बहनों का रेप कर दिया, अरे कोई पार्टी हमको थोड़ी गाली दे रहा है। इसलिए हम उस सरकार के, उस राजनीतिक दल के क्रियाकलाप और उसके दुष्कर्म और कुकर्म पर चर्चा करते हैं। अरे राजद का लालटेन थोड़ी खराब है, लालटेन की रोशनी हमें भी मिलती, कमल के फूल का लाभ हमें भी मिलता, तीर से हमको भी लाभ है, हाथ से सबको लाभ है, बगला सबको चाहता है। इसलिए हर देखिएगा पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, सबको जरूरत के, आपके पास जो सामग्री है, जो जरूरत की चीजें, उसी को चुनाव चिन्ह बताया जाता है। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, परेशानी तब होगी जब मैं मिलावट करूंगा। और मैं भैया पत्रकार हूं और साफ साफ बोलता हूं, बोलता रहूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। और रहा बात निष्पक्षता का, तो मैं वो व्यक्ति हूं कि अगर हमारा ब्राह्मण भी अगर चोर है तो उसको चोर करने से पीछे नहीं हटूंगा। इस बात को मैं बार बार बोलता है। अब हमको मटेरियल दीजिए, कोई जाति के लोग, अगर कोई ब्राह्मण दुष्ट है तो हमारे कहने से ठीक हो जाएगा, अगर कोई ब्राह्मण रेपिस्ट है तो ठीक हो जाएगा। धनंजय चटर्जी जी को फांसी चढ़ाया गया बलात्कार के केस में, मैंने कभी उसका पक्ष लिया क्या? विकास दुबे कभी मैंने कभी पक्ष नहीं लिया। मैं विकास दुबे के इनकाउंटर के नीति पर सवाल उठाया, मैं कभी किसी का पक्ष और विपक्ष के दृष्टिकोण से नहीं बात कर, बल्कि जो सच है, जो केवल सच है, वही बोलना चाहता हूं। आपका एक और सवाल है कि यूपी में कुछ मीडिया घराने ब्राह्मण बनाम ठाकुर को प्रमुखता से प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही बिहार में जाट सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी बयान दिया है कि यूपी में योगी सरकार में सर्वाधिक ब्राह्मणों की हत्या हुई है। और उसके बाद यादव, सबसे पहले अगर ये मीडिया, उत्तर प्रदेश की मीडिया
अगर ब्राह्मण और राजपूत को लड़वाना चाहती है तो ऐसे दोगले लोगों से बचने की आवश्यकता है। ये दोहरा चरित्र वाले लोगों से बचे। कोई राजपूत और ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से लड़ाई हो सकती है। इसको जातिवाद का नाम मत दीजिए। और अहमद पप्पू यादव ने कहा है तो इस मामले में निश्चित तौर पर यह बात सच है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, मेरे पास तो डाटा है 2017 से लेकर अभी तक बहुत जितने भी ब्राह्मणों की हत्या हुई है उनका डाटा है मेरे पास, लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा, एक आध दिन लग जाएगा प्रोजेक्ट, कहाँ हुआ है, क्या काम संख्या क्या है, पूरा डिटेल। क्योंकि मैं ब्राह्मण का काम कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ बिहार के संदर्भ में बात करता हूँ। बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, मणिपुर हो, बहुत सारे जहां ब्राह्मण है, हम लोगों ने सबसे संपर्क साधा है। और पप्पू यादव की बात निश्चित तौर पर यह बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में सर्वाधिक ब्राह्मणों की हत्या हुई है। इसके बाद जादू, अगर कोई दोषी, कोई अपराधी, कोई घृणित व्यक्ति की हत्या अगर हुई है कोई चिंता का बात नहीं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति की और एक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की अगर हत्या हुई है तो इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ भी। आप उठाकर देख लीजिए, जो चेहरा, जो रौनक 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे था 2020 में है क्या? उठाकर देख लीजिएगा। ब्राह्मण दोष से तो भगवान राम और कृष्ण बच सके थे, ब्राह्मण के श्राप से राम और कृष्ण को भी दंड भोगना पड़ा था। ये तो कलयुग है भाई, कोई नहीं बचेगा अगर किसी भी व्यक्ति को साथ, और ब्राह्मण ही नहीं किसी भी जाति के साथ अगर वो अच्छा व्यक्ति है उसकी हत्या अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से मिलीभगत से हुई है तो आप बच नहीं सकते हैं। आपकी भी हत्या, आपकी भी मृत्यु उसी तरीके से होगी। हमारे एक भाई अभिज्ञान मिश्रा जी लिखते हैं, क्या कोरोना से बढ़कर चुनाव है? हाँ बिल्कुल, नीतीश जी के लिए तो चुनाव ही बढ़कर है। अब तो नीतीश जी खुद घर में क्वारंटाइन कराए हुए, अब उनकी भतीजी को है कि उनको है, तो जांच का विषय, ये तो जांच के विषय। उन्होंने ऐसे कहवा दिया है कि नेगेटिव है, कोई बात नहीं है। भगवान करे कि उनकी भतीजी भी स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, और नीतीश कुमार भी, क्योंकि कुछ दिन का शासनकाल हम लोग अभी देख के मरेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग दिखाएंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के परिभाषा का बात करने वाला यह ब्रजेश मिश्रा का कुनबा कितना बेहतरीन व्यवस्था के साथ काम करता है। क्योंकि ये तो तय है कि आने वाले 2025 में यह जो ब्रजेश मिश्रा आज अपने कार्यालय से दहाड़ लगा रहा है, यह दहाड़ आने वाले दिनों में सदन में भी गूंजेगा। ये वक्त की बात है। कुछ लोगों ने मुझे न्योता भी दिया, कुछ पार्टियों से मुझे न्योता भी मिला है, या हमारे पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। और कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी नहीं, देश की 3-4 वैसी पार्टियां जिनकी सरकार है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी मैंने शपथ लिया है कि 2020 में ब्रजेश मिश्रा किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेगा। और जब मैंने शपथ ले लिया तो चाणक्य का चेला हूं, शपथ नहीं तोड़ता, शपथ नहीं तोड़ता। इसलिए अभिज्ञान जी, चुनाव नेता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके अपने बेटी के विवाह से ज्यादा जरूरी चुनाव होता है भैया, उसके घर में दाह संस्कार से ज्यादा उसका चुनाव जरूरी होता है। अभी देखे नहीं, योगी आदित्यनाथ जी अपने पिताजी को जिसने जन्म दिया, जिसके नाम से उनकी पहचान होती है, उस व्यक्ति के पास इतना भी समय नहीं, भले ही वो कहता है कि हमने राष्ट्र धर्म के लिए मैं अपने पिताजी के भी कार्यक्रम में, श्राद्ध क्रम में शामिल नहीं हुआ। तू है ऐसे सोच पर, ऐसे विचार पर। इतना समय तो आपके पास तो था ही, जितना समय आप मीडिया को देते हैं उतना ही समय अगर आप अपने पिताजी के श्राद्ध क्रम में दे दिए होते तो आप योग पुत्र भी कहलाते योगी थे। खैर, नेता के लिए चुनाव ज्यादा जरूरी है। आपका दूसरा सवाल है, क्या नीतीश सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ पाकर बिहार में फिर से अपना जयकारा लगा पाएगी? हाँ, लगवाइए। लेकिन भैया डिजिटल इलेक्शन तो इसी बात का ना जीता जागता प्रमाण है। ये तो खाली कोरम पूरा किया जा रहा है। इलेक्शन डिपार्टमेंट को भी मालूम है, सब सर्टिफिकेट वगैरह बनकर तैयार है। विजय श्री की घोषणा उक्त तिथि पर होगी, नहीं तो जांच का विषय हो जाएगा। इसलिए क्या कीजिए, टेंशन मत।
भाइयों अभिज्ञान जी, एक ही व्यक्ति का कई प्रश्न मत दीजिएगा, कई लोगों का प्रश्न। हमारे विज्ञान मिश्रा जी लिखते हैं कि चीन द्वारा दिए गए या महामारी से क्या यह दुनिया कभी उबर पाएगी? बिल्कुल उभरेगी। अरे अभी जो भारत में आरक्षण और SC/ST एक्ट है, ये कोरोना से भी बड़ा खतरनाक बीमारी नहीं जी। इससे उम्र के 74 साल पहुंच गए हम लोग। असल ये कोरोना में लगे का माई बहन कर देंगे कोरोना। देख नहीं रहे 100 लोग कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो 95 में तंदुरुस्त होकर घर वापस आ रहा है। इस बात का प्रमाण है। टेंशन नहीं लेगी। चीन के साथ ऐसे भी ज्यादा दिन तक नहीं छिलता। अरे बढ़िया से बना लिया होगा भारत का, कुछ उसमें टेक्नोलॉजी डाल दिया होगा। ज्यादा चीन का सामान क्या किसी बिहारियों का तिरस्कार आखिर क्यों? कि हम लोग इसी के लायक, हम लोग इसी के लायक, क्योंकि हम लोग आदत से लाचार हैं। अभी तो भाग के चले आए 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पैदल चल के। यहाँ तो रोजगार मिलेगा, नीतीश जी की ताकत नहीं है और खोल देने का भाई। फिर यहाँ से लौट के जाएगा उसी के यहाँ, जी मालिक काम दे दिया जाए मालिक, जी मालिक। तो आपका तिरस्कार होगा देने का प्यार होगा। आप घर में बैठ के स्वरोजगार करिए, शपथ लीजिए बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, यही बेरोजगार अपनाएंगे। ये शपथ लेके काम कीजिएगा तब बचिएगा तिरस्कार से। और तिरस्कार को दूसरा भी करता है, नरेंद्र मोदी जी करवा देते हैं, मोदी जी के सहयोगी अमित शाह जी कर देते, और यही नहीं राहुल गांधी भी करते, ये तेजस्वी यादव भी करता, पप्पू यादव भी करता है। सब लोग उदाहरण बिहार का देता है। जब खराब काम का उदाहरण देना हो बिहार चले जाइए, लेकिन सरकार बनानी हो तब भी बिहार चले जाइए, क्योंकि सबको मालूम है कि सबका बाप का नाम बिहार है और माँ का भी, क्योंकि लोकतंत्र की जननी यही बिहार है। इसलिए तिरस्कार करने वाले लोगों को बहिष्कार करिए, अपने आप तिरस्कार खत्म हो जाएगा। आखिर क्यों बसंत ऋतु में ही होते हैं नाला उड़ाई के का? गजब बात करते हैं। सही समय पर होगा तो पैसा बचेगा जी। टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। क्या होता है सबको तो ये खा दीजिए भाई। अब बेचारा नौकरी ट्रांसफर पोस्टिंग करा के आया है, इतना माल दे के आया है, तो भैया कुछ ना कमाएगा तो फिर अगला पोस्टिंग कैसे कराएगा? विंध्याचल मिश्रा जी लिखते हैं जहां आरक्षण है कहाँ का टैलेंट देखे, जहां आरक्षण नहीं है वहां का टैलेंट देखे, समीक्षा स्वयं। बिल्कुल विंध्याचल मिश्रा जी, हमने कई बार कहा है कि गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। और आपने बहुत बेहतरीन समीक्षा की है। योग्यता की हमेशा पूजा होगी, चाहे वो किसी जाति की, किसी धर्म में, किसी क्षेत्र में। योग्य व्यक्ति की पहचान हमेशा मजबूती से होती है, होती रहेगी। उसमें कोई जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल निश्चिंत हैं। इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। और जो आरक्षित लोग हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनके अंदर प्रतिभा को भी आरक्षण का नाम देकर तंग किया जाए। अन्नपूर्णा वेंकटेश जी लिखते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में कर्मकांड करने वाले और पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण के पास कोई काम नहीं है, उसके लिए सरकार कोई फिक्र नहीं। लॉकडाउन है, दुकान बंद करो, दुकान टाइम से खुलेगी, मंदिर बंद करो, मंदिर का क्या होगा? मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले ब्राह्मण का क्या होगा? ना तो सरकार सोच रही है, ना ही कोई नेता, ना ही कोई विधायक। काहे सोचेगा? क्यों सोचेगा? हम इतना चिल्ला रहे हैं 1.5 घंटा से, कितना ब्राह्मण सुन रहा? आप उठा कर देखिए, आपके हिस्से की बात करने वाले ब्राह्मण, और ब्राह्मण उसको नहीं सुनना चाहता तो सरकार क्यों सुनेगी? आप वो जानता है निठल्ले लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, बैठ के दान लेने वाले लोग हैं, ये सोचता है। और यही कारण है कि मंदिर बंद है, पूजा पाठ बंद है, हमारी एकजुटता नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताएं, अन्नपूर्णा वेंकटेश जी, कल मैंने बिहार पुलिस के कप्तान को एक व्हाट्सएप किया था कि मैं 50-55 लोगों से साथ मिलकर वैदिक हवन कोरोना से एक संक्रमण से मुक्ति के लिए करना चाहता हूं। और मैं अपने बड़े भाई और बिहार पुलिस के मुखिया आदरणीय श्री गुप्तेश्वर पांडे जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लिखा है कि सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 51 लोगों के साथ आप लोग करिए। अब सोचिए, मैंने 55 लिखा था, बथन की बात, 51 ब्राह्मण है, दिखेगा ही। इसलिए हम लोग चिंता मत करिए, समय आ रहा है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। आजादी का महीना आएगा, कोरोना से आजादी मिलने लगेगी, चिंता मत करिए। आनंद मिश्रा जी लिखते हैं उन पदाधिकारियों को उनकी औकात दिखा देना चाहिए जब सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसे पदाधिकारी संगठन निर्माण का बड़ी बड़ी टीम हाथते हैं। और उनका बहिष्कार करिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। कोरोना तो सब कुछ सिखा दिया, जो तो सुने बात सोशल डिस्टेंस,
कोई नहीं करे काम, सोशल डिस्टेंस, कोई ना सुने बात, सोशल डिस्टेंस। एक ही समस्या का एक ही समाधान। इसलिए जो भी पदाधिकारी अपने आप को दरवाजा पर से लौटा दीजिए, प्रणाम करते हैं, वापस जाइए। एक प्रश्न लिखते हैं कि अत्यंत दुखद है, संपूर्ण ब्राह्मण समाज के लिए खतरा है अपने समाज में छुपे हुए गद्दारों की संख्या। अरे कोई बात नहीं है, बिना गद्दार का मजा भी नहीं आता है। युद्ध तभी अच्छा लगता है जब गद्दार भी हो। हाँ, गद्दारों की संख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए सबसे पहले तो अपने ही दल के लिए गद्दारी कर रहा है। अभिषेक कुमार पाठक जी लिखते हैं भोपाल से, जो ब्राह्मण सांसद एससी एक्ट के पास होने के वक्त मेल थपथपा रहे थे, वो क्या कब लुटेरे हैं? ना भाई, जो ब्राह्मण सांसद एससी एक्ट पे मेल थपथपा रहे थे, असली कौन तो यही है, असली दुश्मन यही है। पकड़ लिया अभिषेक पाठक जी, आपका अपने अपने डीएनए को पकड़ लिया रे। ये सब तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने गोदिया का हत्या करने वाले को सदन में राज्यसभा का सदस्यता के लिए भी मेज थपथपाएगा। ये वही लोग हैं। आप गौर करके देखिएगा, जब आरक्षण के और SC/ST के मुद्दे पर आप विरोध की बात करेंगे तो सारे SC/ST के नेता एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, पार्टी से ऊपर, दलगत भावना से ऊपर उठकर। लेकिन हमारे समाज के नेता, सवर्ण के नेता, ये सब के सब मेज थपथपाएगा, ऐसे ही थपथपाते हैं, ऐसे ही। क्योंकि मैं भी सदन में बैठता हूँ, जाके देखता हूँ कि जब कोई बड़ा दो ही बार से बहुत खुश होकर थपथपाता है। एक, जब कोई पार्टी के अपने पार्टी के नेता को खुश करता है तब वैसे से पीटेगा, और दूसरा जब वेतन बढ़ाएगा इस सब तब वैसे से पीटेगा। ये सब कभी जनता के हित के लिए एक बार भी मेरे ऐसे नहीं बजाता। अगर बजाया हुआ होता तो कोरोना संक्रमण के वायरस की दवा अब तक निकल चुकी होगी। आपको काली का शस्त्र निकल रहा है, चीन के डरवाने के लिए बड़का आपके पास यंत्र निकल रहा है, और कोरोना का दवा नहीं निकल रहा। कोरोना का दवा तभी निकलेगा जब ब्राह्मण को मौका मिलेगा। आप कर्म काम करने के लिए मंदिर खोलिए और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराइए। आप उठाकर देखिए कि आपके विभाग में, आपके मंत्रालय में, आपके जिला मुख्यालय में, प्रखंड कार्यालय से ज्यादा लोग मंदिर में आते हैं क्या? वो कार्यालय खुल जाएगा एक सप्ताह के पास लॉकडाउन में, लेकिन मंदिर नहीं। आप वही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराइए और मंदिर खोलिए। आप देखिएगा कोरोना का संक्रमण अपने आप धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। एक बार आग्रह स्वीकार करके देखिए, आपको दिखाई देगा। इसलिए ये मामला है। सुरेश मिश्रा जी लिखते हैं कि ब्राह्मणों का कोई काम नहीं हो रहा है, कि सरकार में ब्राह्मणों को उपेक्षित किया जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा सुरेश मिश्रा जी, इस बात को जरूर याद रखिएगा। अगर कोई आपको उपेक्षित रखता है तो उसका बहिष्कार जरूरी है, और उसका बहिष्कार जरूरी है। आपको लगता है कि कोई विकल्प नहीं है, कि कोई बात नहीं, लोटा दबाइए, लोटा दबाइए, लोटा थमाइए। हम नहीं तो लिखने से कोई काम नहीं होगा। सुरेश मिश्रा जी, आप बहुत अच्छे और बहुत मजबूत और कर्म कांड के अच्छे जानकार हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। अपने समाज के गद्दारी ही ब्राह्मण के पतन का कारण है। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक बड़े भाई पूर्णिया से लिखते हैं, संझा जी, आज बिहार भ्रष्टाचार और अपराध दोनों से आक्रांत है, क्योंकि जन प्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्टाचार और अपराध संपोषित होता रहेगा, स्थिति सुधरने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार भ्रष्टाचार के आकंठ डूबी। मैंने 2012 में एक सीरीज ही निकाला था, बेशरम मुख्यमंत्री, महापाप, महाकल्याण, कलयुग का धित्राज, वर्दी वाला गुंडा, कई एपिसोड चलाए थे। देखिए, भ्रष्टाचार कोरोना के संक्रमण में भी दिखाई देगा। आप जैसे ही कोरोना के संक्रमण से मुक्ति मिलती है, आप RTI लगाइए। अब तो RTI लगा भी, उसमें भी जवाब देने में बहुत तरह के लेखुदा लगा दिया। खैर, अगर हम और आप अगर निर्णय लेकर एक योग्य व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र से सदन भेजेंगे, जाति और दल से ऊपर उठकर निश्चित तौर पर बिहार भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का अग्रणी राज्य के रूप में दिखाई देगा। जा भैया, आप क्रांति जगाइए। कोशिश है, जो चुनाव लड़ रहे गोविंद झा जी स्नातक क्षेत्र से,
उनको विजय से दिलवाइए और देखिए धीरे धीरे करके सीमांचल हो, अंग क्षेत्र हो, मिथिला हो, चंपारण हो, सीमांचल हो, शाहबाद हो, मगध हो, हम लोग मिलकर एक नई क्रांति का जन्म देंगे बिहार। और पूरे भारत के ब्राह्मण एकजुटता का परिचय देने के लिए पटना के गांधी मैदान में ब्राह्मण महाकुंभ में जरूर जुटेंगे और स्थिति सुधरेगी और हालात सुधरेंगे, भ्रष्टाचार कम होगा और अपराध का भी हम लोग सत्यानाश करेंगे और योग्य जनप्रतिनिधि भी चुनेंगे। यह संकल्प हम लोगों ने लिया। अब एक और सवाल है, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ना तो चुनाव आयोग की कोई जरूरत है, ना ही लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कोई जरूरत दृष्टिगोचर होता है। चुनाव में जीत किसी पार्टी को होती है और सरकार को और बना लेता है, आरोपी को सीधे गोली मार दिया जाता है। बिल्कुल सही बात कहा। मैंने यह बात अपने प्रारंभ के उद्बोधन में कही कि अब कोर्ट की कोई जरूरत देख ही रहे हैं, आपने लिख ही दिया है सब बात। क्या हो रहा है किसी से छुपा नहीं। हमने तो यह बात कहा कि प्रमाण पत्र भी लिख के रेडी है, क्योंकि 80% तो वही है, बहुत हल्ला है कि सिटिंग एमएलए का टिकट नहीं कटेगा। अरे भैया, जो लोग हैं आज जदयू में, जो लोग हैं अब जब गठबंधन हो गया, क्योंकि 2015 में तो गठबंधन नहीं था, तो अगली बार जो 2015 में के बजाय 2020 में जब गठबंधन होगा, भाजपा और जदयू का चुनाव लड़ेंगे मिलके और लोजपा भी इसी बीच में अपना बंगला छीनने की तैयारी में लगा हुआ है। तो जो जीता हुआ सीट भाजपा का था वो जदयू के खाता में चला जाएगा। बहुत विडंबना है। सुनील कुमार पिंटू जी भाजपा के नेता थे, गठबंधन के खेल में जदयू के सांसद हो गए। बहुत खेला है भैया। और न्यायपालिका को तो हमेशा ठेंगा दिखा रही है सरकार, भले ही हर मुद्दे पर घेर लेती है, हर मुद्दे पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है। कांग्रेस तो है ही, यह भी वही है, बस थोड़ा सा प्रतिशत का अंतर है। और अब विकल्प वाले जो लोग हैं बोलते हैं कि आंध्रा में क्या नाराज है, वही बात है। खैर, हमारे श्रीधर पाटिल लिखते हैं कि युवाओं को पत्रकारिता से जोड़ने के लिए आपका मंच बनाया है। पत्रकारिता में क्या भविष्य है युवाओं का? बहुत ही उज्जवल भविष्य, बहुत ही उज्जवल भविष्य। आप तय करते हैं, आप चाहेंगे तो मुखिया बना सकते हैं, आप चाहेंगे सरपंच बना सकते हैं, आप चाहेंगे वार्ड पार्षद बना सकते हैं, आप चाहेंगे तो एमएलए बना सकते हैं, एमएलसी बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं। इतनी क्षमता है, क्योंकि आपसे बड़ा प्रचारक कोई हो ही नहीं सकता। और समीक्षात्मक प्रचारक, अच्छे और बुरे की समीक्षा के साथ काम करने वाला प्रचारक। मीडिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे स्वतंत्रता भी, अन्यथा आप प्रोटोकॉल के ख्याल में फंस सके। अब एक और सवाल है कि क्या सिर्फ बड़े घराने के मीडिया संस्थान का महत्व सरकार और प्रशासन के बीच रहेगी, क्योंकि लघु पत्रिकाओं को सरकार द्वारा प्रताड़ित करने का षड्यंत्र चलता आ रहा है। आपकी राय क्या है? अरे भैया, मीडिया घराना थोड़ी है, वो तो एजेंट है, वो तो एजेंट है सरकार का। आज आप जैसे ही नाम लेते हैं सुधीर चौधरी का, लोग कहते हैं भाजपा। जैसे ही अर्णब गोस्वामी का नाम लेते हैं भाजपा, जैसे ही रवीश कुमार का नाम लेते हैं कांग्रेस। अब बताइए, ये बड़ा मीडिया घराना इससे बड़ा मीडिया है क्या? इसलिए जो बड़ा मीडिया घराना है, यह अब बड़ी राजनीतिक पार्टियों का मुख्य पत्र बन चुका है, मुख्य दृश्य बन चुका है। क्या कीजिएगा? अब जो जी बूझ है भैया, उसके सांसद है, मालिक है, उसका सांसद है भाजपा का, तो उसकी क्षमता है कि भाजपा के खिलाफ दिखा देगा। आप भी गजब गजब बात करते हैं, डीएनए नहीं चेंज करा देगा आपका। सुधीर चौधरी जी आएंगे, कहेंगे डीएनए, इनका डीएनए खराब है। रावत लघु एवं पत्रकारिता का यही है जिससे देश में आज भी पत्रकारिता जिंदा है, क्योंकि अपने क्षेत्र के लोगों से प्यार समर्पण का सद्भाव तभी है क्योंकि यह क्षेत्रीय है। लेकिन बड़े लोगों को धंधा करना है, टारगेट है भैया, उस टारगेट को पूरा करना है। 50 करोड़ 100 करोड़ का टारगेट है, कहां से वेतन देगा सुधीर चौधरी को, अर्णब गोस्वामी को, रवीश कुमार को? नहीं बोलेंगे तो। इसलिए और दूसरा एक और माध्यम है कि बोलते बोलते जब थक जाएंगे तो राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे, जैसे सुभाष चंद्र, जैसे राजीव शुक्ला। बहुत से लोग हैं, बहुत उदाहरण। इसलिए चिंता मत करिए, आप अपना काम करते रहिए। पत्रकारिता में उज्जवल भविष्य। जो लोग युवा पत्रकारिता करना चाहते हैं, केवल सच पत्रिका उनके लिए खुला हुआ है, केवल सच टाइम्स खुला हुआ है।
पोर्टल केवल सच live.in है। बहुत जल्द यूट्यूब चैनल केवल सच न्यूज आपके साथ है। हम रोजगार की संभावनाओं को भी तलाश रहे साथ साथ, क्योंकि चाणक्य विकास वो चाणक्य जी ने कहा था कि प्रतियोगिता और योग्यता और दक्षता, कर्मठता, ईमानदारी, निष्ठा, पवित्रता के साथ काम करने वाला ही राष्ट्रभक्त हो सकता है। और पत्रकारिता वह क्षेत्र है जहां पे यह सारे कर्म आपके द्वारा किए जाते, क्योंकि आप लेख में कितना ईमानदार है क्या है वो सब देखने की जरूरत है। अब एक और सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियां लग गई हैं। एक तरफ कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अपील सरकार कर रही है, दूसरी तरफ उनके विधायक जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिए। ऐसे में कोरोना महामारी को रोक पाना संभव कैसे होगा? अरे ये सब ढकोसला है। अभी देखिए पट्टन कभी भी डूब जाएगा, पानी का है, कुछ लोग इसमें सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। अगर अभी बाढ़ आ जाएगा और बाढ़ में अगर कोई डूब रहा है और लोग उस समय अगर सोशल डिस्टेंसिंग कर ले तो बेचारा डूब जाएगा। डूबते को तीन का सहारा सरकार कर रही है कि डिस्टेंस का पालन करिए, बहुत बढ़िया बात। लेकिन चुनाव छोड़ने के बाद होगा तो क्या दिक्कत? ये बिहार के हर उस नौजवान को, बिहार के हर उस वोटर को जो सोशल मीडिया पर बना हुआ है, सरकार से और चुनाव आयोग से यह मांग करना चाहिए कि चुनाव 6 महीने के बाद हो, जब कोरोना के संक्रमण बिल्कुल नगण्यता की स्थिति में हो तभी चुनाव हो। तब तक रहे ना भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता। और बेचैनी अगर ज्यादा है तो पहले तीनों इन लोगों को भी क्वारंटाइन करके बंद कर दो और जब्त कर दो जमानत इनका, क्योंकि ये मालूम है कि ये अब लोग सब विधान परिषद से जाएंगे, इनका कोटा फिक्स है होगा तो आवे ना, कोरोना का जो संक्रमित क्षेत्र है वहीं से लड़े ना विधानसभा का चुनाव। सब एक हो जाता है, दिमाग फेल हो जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग। आप गौर करके सोचिएगा, ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है ये सिर्फ सरकार बनाने की रणनीति है, ये सरकार बनाने की सिर्फ रणनीति है। आज आप सवाल देख लीजिए, अभी एक सवाल आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चीन में कोई घुस बैठे नहीं। अभी सोच लीजिए कितना बड़ा बड़ा बात हो रहा है और हम विकल्प की तलाश में। और इस वास्तव में अगर अन्य जातियां ब्राह्मण को अगर दोष देती है तो कुछ एक मामले में बिल्कुल सही देती है। अंधभक्ति का मतलब यह नहीं कि गधे को घोड़ा कर दे, अंधभक्ति का मतलब यह नहीं कि हम गलत को सही करें, लेकिन हो यही रहा। इसलिए भाइयों इस बात को समझना चाहिए। सुबोध सुमन जी लिखते हैं, चुनाव चाणक्य को भी प्रसिद्धि चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से ही मिला था। बिल्कुल सुमन भाई, तो हम लोग मौर्य खोज रहे, मौर्य बना रहे। आप भी हो सकते, और भी कोई हो सकता है। चाणक्य कभी राजा बनने की चाहत नहीं रखता। हमने कभी नहीं कहा कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, हमारे लोग बनेंगे मुख्यमंत्री, मैंने यह कभी नहीं कहा। हम मौर्य को ही खोज रहे हैं, तलाश जारी है। इसीलिए बार बार विकल्प के लिए बोला है, विकल्प बनिए, विकल्प बनिए। हम विकल्प है कभी नहीं कहा। इसलिए हम लोग मौर्य का सहयोग लेंगे, ले भी रहे। और आज के लाइव में जो लोग जुड़े हुए वह इस बात के प्रमाण है कि हमारे साथ धीरे धीरे मौर्य जुड़ने लगे हैं। अब योग्य मौर्य की तलाश पूरी हो जाएगी और दिखाई देने लगेगा। ग्रामीण क्षेत्र में AK मिश्रा जी, आपका प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र के ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए किस तरह का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप अभी बीच में हमारे एक मित्र साथी जो वेबसाइट चलाते थे, कुंदन शर्मा जी, उनका देहांत हो गया है, जिस कारण से वेबसाइट चाणक्य विकास मोर्चा.com अभी बंद है, लेकिन बहुत जल्द वो चालू कर देंगे। और जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ब्राह्मण भाई हैं या किसी क्षेत्र के ब्राह्मण भाई हैं, वो चाणक्य विकास मोर्चा के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर हमारे विचारों को, हमारे क्रांतिकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 फोटो और आधार कार्ड और मात्र 5 रुपया, आधार कार्ड, 5 रुपया और 2 फोटो, आप हमारे चाणक्य विकास मोर्चा, पूर्वी अशोकनगर, रोड नंबर 14, कंकड़बाग, पटना 8,20,000 पर भेज दीजिए। आप चाणक्य विकास मोर्चा में जोड़ दिया गया और आपको एक SMS यहाँ से चला गया और आपको एक परिचय पत्र भी हम लोग देंगे। इसलिए ये जोड़ने का तरीका है। बाकी जो भी हमारे ब्राह्मण भाई हैं जो सक्षम है,
5,000 देने में, 2,000 देने में, 10,000 देने में, 20,000 देने में, 1 लाख देने में। तो लेने के लिए हम लोग बैठे ही, ताकि लेने के लिए इसलिए नहीं बैठे कि हमें अपने घर में कोई एसी और फ्रिज खरीदना है, हमें गाड़ी घोड़ा खरीदना है, हमें कोई मकान खरीदना है। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन यह पैसा बिहार के 38 जिला में, हर जिला में चाणक्य धर्मशाला बनाने का काम चल रहा है। और बहुत जल्द हर जिले में जिला प्रवक्ता की घोषणा कर दी जाएगी। प्रत्येक जिला में जिला प्रवक्ता बनाया जा रहा है और आने वाले 1 अगस्त से प्रत्येक जिला की समस्याओं को भी आम लोगों के बीच लाने के लिए फेसबुक लाइव पर रात्रि 8 बजे से एक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है कि रात के 8 बजे आधे घंटे का, मैं तो 2 घंटे बोलता हूं, लेकिन आधे घंटे का एक प्रोग्राम होगा जो जिला का प्रमुख समस्या कि जिला में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, ब्राह्मणों के दुख का कारण क्या है, समस्याओं का निदान कैसे संभव है, पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं कैसी है, वहां मंदिर का हालात क्या है, ऐतिहासिक स्थल क्या क्या है, इन चीजों पर ध्यान को हम लोग दृष्टिगोचर करते हुए सरकार को भी पर्यटन के क्षेत्र में मदद करेंगे। और ब्राह्मणों के रोजगार के साथ साथ जब पर्यटन का विकास होगा तो हर जातियों का व्यवसाय भी बढ़ेगा, हर लोग खुशहाल होंगे, जिला में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और बिहार को तिरस्कार नहीं बल्कि बिहार को सम्मान के नजरिए से लोग देखेंगे और पूरे देश के पर्यटक हमारे बिहार में आएंगे। मोनू बाबा लिखते हैं, जैसा हर रोज ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ बोलिए। टारगेट किया जा रहा है भैया, तो हम लोग को मिलना होगा, एक जगह खड़ा होना होगा। अभी तो सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे ब्राह्मण भाई सब लोगों से आग्रह है कि आप अपने अपने जिलों में हवन कराइए, वैदिक हवन कराइए, ताकि एक मैसेज जाए, संदेश जाए और कोरोना से मुक्ति मिले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर किसी भी जिला में कोई भी ब्राह्मण भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी जिम्मेवारी लेते हुए अगर वैदिक तरीके से हवन करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। हम लोग आपका आवेदन उस जिला के डीएम को, एसपी को, बिहार के मुखिया को, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को, डीजीपी को भी भेजेंगे कि अमुक जिला में अमुक व्यक्ति के नेतृत्व में हवन किया जा रहा है कोरोना के संक्रमण से निजात पाने के लिए। हमारे प्रदीप पांडे जी लिखते हैं, ये चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के प्रत्याशी भी हो सकते हैं और हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी इनको टिकट भी दे दे। बहुत जल्द ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारी बातें कई लोगों से हो चुकी है। हर पार्टी में इस बार ब्राह्मण नजर आएगा। हमने इसीलिए कहा कि हमें किसी पार्टी से कोई नफरत नहीं, हमारे ब्राह्मण समाज को, हमारे सवर्णों को जहां भी मदद मिलेगा हम लोग उनके साथ चलेंगे। और सदन में जब वो लोग पहुंचे तो सबका साथ, सबका विकास की बात करें। प्रदीप पांडे जी लिखते हैं कि सच के हिस्से में है भाग जाके झूठ उड़ावे माल कबीरा, सच के हिस्से में है भागे झूठ उड़ावे माल कबीरा, बचपन से हक मांग मांग कर पके हमारा बाल कबीरा। बिल्कुल सही बात है, मांगना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये तो हम लोगों ने गवर्नमेंट से पेटेंट करा के आया है, गवर्नमेंट से नहीं कराया है। गवर्नमेंट से कराते तो हो सकता था कि टेंडर चेंज भी कर देता, लेकिन गवर्नमेंट ने किया है इसलिए टेंडर चेंज नहीं हो सकता। बबलू पाठक जी लिखते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक फ्रेश पॉलिटिकल पार्टी का गठन करें और एजेंडा क्लियर करें। आप लोगों के पास समस्या है, आम लोगों के पास समस्या है, लेकिन समाधान करने का मनसा और पुरुषार्थ नहीं देखा गया। बिल्कुल बबलू पाठक जी, आने वाले दिनों में आपकी मुराद बहुत जल्द पूरी होगी, लेकिन इस विधानसभा में नहीं, क्योंकि ना समय है और मैं झूठ बोलकर कोई काम नहीं करता, मैं झूठ बोलकर कोई काम नहीं करता। और आपको मैं बता दूं कि अगर एक बार मौका मिला तो ना नेपाल से छूटने वाला पानी से हमारा उत्तर बिहार का एक व्यक्ति मरेगा, बल्कि पन बिजली योजना के तहत हम उस बिजली से पूरे बिहार के एक एक घर को दूधिया रोशनी से नहा देंगे। इसका संकल्प है हम लोगों के पास। और बहुत सारा काम है जहां पे बिहार का एक भी बच्चा, बिहार के जो 13 करोड़ आबादी जो जैसा लोग बोलते हैं, 13 करोड़ आबादी वाला ये बिहार प्रदेश का एक भी बेरोजगार नहीं होगा। इस बात को आपको भरोसा दिलाते हैं।
प्रणाली को विकसित करेंगे कि कोई व्यक्ति के जन्म लेते ही रोजगार की व्यवस्था हो। हम उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे आपके इस मुराद को हम जरूर पूरा करेंगे और समस्या का समाधान भी करेंगे। और समस्या का समाधान करने से सबसे पहला भला तो हमें होगा, क्योंकि हम समस्या का समाधान से मुक्त होंगे तो समस्याएं कम होगी, तो मेहनत कम लगेगा। दयानंद पांडे जी लिखते हैं कि हर जगह से चुनाव लड़वाया जाए चाणक्य विकास मोर्चा से। हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, अब बाकी तो लड़ने वाले लोग जाने, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाल व्यास मानस जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम है मेरा। भले ही आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, लेकिन आप वेद के अच्छे जानकार हैं, आप जानकार लोग हैं, और आप जैसे लोगों की वाणी हम लोगों की ऊर्जा को और गति दे रही है, शक्ति दे रही है। हम आपको पुनः प्रणाम करते हैं। आपने लिखा है कि गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में भारत के बाकी कुछ नहीं लिखा है। बिल्कुल, तो घोड़ा, गधे को घोड़ा बनाया नहीं जा सकता, ये तो आप जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि घोड़ा थक के बैठ जाएगा और गधा आगे जाके मर जाएगा, क्योंकि गधा घोड़ा हो ही नहीं सकता। बाल व्यास मानस जी, आप चिंता मत करिए, घोड़ा का डीएनए चेंज नहीं होगा भैया, घोड़ा का डीएनए चेंज नहीं होगा। हमारे शेखर जी लिखते हैं इनकाउंटर पुलिसिया गुंडागर्दी है, इसको कहीं कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। अब इनकाउंटर किस मामले में हुआ है ये इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर वीरप्पन का इनकाउंटर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जो विकास दुबे का इनकाउंटर करने का जो स्क्रिप्ट है वह गलत है। उसमें फंस गया पुलिस, और जितनी ईमानदारी से सीबीआई जांच होगा, ईमानदारी से जांच होगी, और सीबीआई तोता बनकर काम नहीं करेगी कि जितने लोग इनकाउंटर में थे सबके सब बर्खास्त किए जाएंगे। ये आप देखिए। बाल मनोज व्यास जी का एक और प्रश्न। जय श्री राधे कृष्ण, बहुत बहुत सुंदर कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हम आपको देना चाहते हैं, आप जैसे ऋषि मुनियों को देना चाहते हैं, आप जैसे बाल वेद और विद्या के प्रति सजग प्रहरी के रूप में काम करने वाले लोगों को देना चाहते हैं। हमारे आचार्य शशिकांत दुबे जी को देना चाहते हैं। हमारे बहुत से आचार्य हैं, हमारे यहाँ बिहार में भी बहुत से लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करके काम कर रहे हैं। आनंद मिश्रा जी लिखते हैं कि एक दिल की बात हमारी भी है, अपने समाज के विभीषण का क्या उपाय किया जाना चाहिए। जैसे ही मालूम हो कि वो विभीषण है उसको अलग कर दो, और एक बार विभीषण को अलग कर देने के बाद किसी भी सूरत में उस विभीषण को दोस्त मत समझिएगा, अन्यथा आपका भी वही हस्त्र होगा जो रावण का हुआ था। इसीलिए विभीषण की तलाश अगर आपने कर लिया है, विभीषण की जानकारी हो गई है, जिनको भी हो गई, वह किसी भी सूरत में विभीषण से दोस्ती ना रखे, क्योंकि विभीषण कभी भी वफादार हो ही नहीं सकता। राहुल झा जी लिखते हैं जल जीवन हरियाली में नीतीश सरकार पनलूट रही है, बहुत बड़ा घोटाला है। कोई बात नहीं है, जल जीवन हरियाली, कोरोना आ गया तो हो गया, तो खाली आप देखिए ना, हरियाली यही लाया है। ये जल जीवन हरियाली इसी साल शुरू हुआ था, तो दिसंबर के हमारे 2019 के अंतिम पखवाड़ा में, और ये कितना हरियाली आया। सोशल डिस्टेंसिंग में पेड़ वृक्षारोपण हो रहा है, और अगर वृक्षारोपण हो रहा है तो भी संक्रमित हो जाएगा। कौन संक्रमित हाथ तो वृक्ष का रोपण कर रहा है ये कौन जानता है। इसलिए जन जीवन हरियाली, नेताओं के घर में आएगी खुशहाली, पदाधिकारियों के घर में आएगी खुशहाली का नाम है। और यह लूट नहीं, महालूट है। चारा घोटाले का चचा का नाम होगा जल जीवन हरियाली, और जो जेल में जाएंगे वो बातें मनाएंगे खुशहाली। नवीन मिश्रा जी लिखते हैं सरकार की नजर में ब्राह्मण समाज में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार अपने समाज पर बात कोई टिप्पणी नहीं करती, नहीं कभी उत्थान की बात करती है। नवीन मिश्रा देखिए भाई, समय भी हो चला है और अब बस मत दीजिएगा, कोई बात नहीं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव यादव और सोनू यादव जी, बड़े भाई भागलपुर से मृगेंद्र ठाकुर जी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। देखिए, दिल की बात यही, मैंने जो बात आपकी बात को दिल की बात कही, ये दिल की बात, अंदर से दुखी है, तकलीफ है, पीड़ा है,
और जब अपने लोग उस पीड़ा को नहीं समझते, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमको यह बीमारी है, डॉक्टर एक दवा लिखता है और लगता है कि इस दवा से ये ठीक नहीं होगा तो एक जांच भी लिखता है, और जांच होकर रिपोर्ट आने के बाद फिर वही डॉक्टर उचित दवा लिखता है और वो दवा खाने से लोग ठीक होते हैं। तो आपको भी यह दिल की बात है कि अगर आपके हिस्से के हिस्सेदारी के लिए कोई लड़ रहा है, कोई का मतलब एक व्यक्ति ब्रजेश मिश्रा उर्वार नहीं, बल्कि आपके सकल समाज का किसी भी ब्राह्मण संगठन से वो लड़ रहा हो, कोई भी ब्राह्मण संगठन हो, वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। कौन लूट रहा है, कौन खसोट रहा है, उसकी भी जांच पड़ताल करना आपका काम है कि संगठन के नाम पर लूट हो रहा है, वो जांच करिए। लेकिन आपके हिस्से के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो उसका मनोबल भी बढ़ाइए। कुमार सौरभ भी जुड़े हुए। इसलिए भाइयों, एक वक्त है कोरोना के संक्रमण में, और आप अगर ये चाहते हैं कि कोरोना का संक्रमण वास्तव में एक खतरनाक वायरस है, तो आइए आज से शपथ लेते हैं कि हम लोग 2 पत्र लिखेंगे, एक राष्ट्रपति को और एक निर्वाचन आयोग को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो वर्चुअल रैली का आदेश दे ही चुके हो, तो घोषणा करके करिए रहे प्रचार प्रसार, इसलिए उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी को इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति जी अगर सर्वजन हिताय की बात सोचते, अगर निर्वाचन आयोग पहले व्यक्ति को जिंदा रखेगा, बाद में उनका वोट लेगा की बात सोचता हो, तो हम लोग 2 पत्र लिखे, एक निर्वाचन आयोग को और एक राष्ट्रपति जी के नाम, कि कोरोना के संक्रमण से मुक्ति के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव हो, और संविधान में ऐसा प्रावधान भी है, उसका हवाला देते हुए एक पत्र लिखा जाए। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि कोरोना के जैसे ही आज घोषणा हो जाए, यह दिल की बात है कि आज अगर घोषणा हो जाए कि बिहार में विधानसभा का चुनाव 6 महीने के बाद होगा, आप गांठ बांध के लिख लो कि कल से रिपोर्ट आने लगेगी कि बिहार में कोरोना का संक्रमण नहीं के बराबर। यह गांठ बांध के लिख लो। और तेजस्वी यादव जी, आप बिहार के अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो अभी चुनाव से ज्यादा इस बात का चिंता होना चाहिए था, इस बात का चिंता होना चाहिए था इस बात का चिंता होना चाहिए था कि चुनाव बाद में हो, पहले हमारे बिहार वासी पहले जीवंत हो, जिंदा बचे। यह सब बातें शेखर जी लिखते हैं कि पत्रकारिता और नेतागिरी एक साथ नहीं हो सकती, एक ही काम करना चाहिए। भैया मैं नेतागिरी नहीं करता, अगर आपको नेतागिरी लगता है तो यह आपके नजरिया है, मैं पत्रकारिता ही कर रहा हूं। मेरा पत्रकारिता का काम क्या है? लोगों को जागरूक करना। और लोगों को स्वामी सवाल पूछता है, भारत पूछेगा तो यह पत्रकारिता है, उसको राजनीति से नहीं जोड़ेंगे। सुधीर चौधरी जी डीएनए की बात करेंगे तो उसको राजनीति से नहीं जोड़ेंगे। अगर रवीश कुमार जी अगर बात करेंगे कि मोदी जी पर टिप्पणी करेंगे, तब टिप्पणी करेंगे तो उनको राजनीति से नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर ब्रजेश मिश्रा अगर यह बात कर रहा है तो इसको राजनीति से अगर जोड़ते हैं तो ये आपकी नजरिया है। मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, समाज को जगाना भी एक पत्रकारिता का काम है, और यही काम है। और यही कारण था कि भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के प्रथम जर्नलिस्ट, फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है नारद भगवान को, नारद मुनि को। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मा जी का प्रथम पुत्र नारद मेरा नाम है, ब्रह्मा जी का प्रथम पुत्र नारद मेरा नाम है, और यहाँ के बाद वहां करना यही मेरा काम है, और वही कर रहे हैं। मेरा काम क्या है? अगर ये काम नेतागिरी जो शेखर जी आपने कहा, अगर यह काम मंगल पांडे कर रहे होते, यह काम विनोदानंद झा कर रहे होते, यह काम संजय झा कर रहे होते, यह काम मनोज झा कर रहे होते, सतीश चंद्र दुबे, अश्वनी चौबे, गोपाल जी ठाकुर कर रहे होते, तो ब्रजेश मिश्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि मैं इन लोगों के इंटरव्यू लेने में ही मशगूल रहता। लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से यह पत्रकारिता का ही एक दूसरा अध्याय, इसलिए आप इसको इस नजरिए से मत देखिए। दूसरा आपका सवाल है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता सबकी अपनी अपनी सीमाएं और अधिकार है। नहीं, कौन कह दिया? पत्रकारिता तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यह संवैधानिक अधिकार नहीं है, यह कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं है, यह तो लोग मानते हैं कि चौथा स्तंभ है, कहीं इसकी मान्यता नहीं है, यह चौथा स्तंभ। और अगर चौथा स्तंभ होते तो पत्रकारों की दशा और दिशा इतनी जर्जर और इतनी बुरी हालत में नहीं होती, इतनी दयनीय हालत में नहीं।
आप गौर करके सोच सकते हैं कि पत्रकारों की दशा और दिशा पर आप सोच सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। इसलिए सीमाएं हैं और मैं सीमाओं के बाहर नहीं जाता। मैं कोई ऐसा बात नहीं बोलता, अभद्र बात नहीं बोलता, कोई ऐसी गंदी बात नहीं बोलता, कोई कानून तोड़ने वाली बात नहीं करता, ना ही जाति तोड़ने वाली बात करता, नहीं धर्म छोड़ने की लिए उकसाने वाली बात नहीं करता। मैं किसी के भावना पर ठेस पहुंचाने का काम नहीं करता। मैं अपने परिवार, अपने समाज को अगर जगाने का काम करता हूं। और अगर यह राजनीति लगता है कि पत्रकारिता और राजनीति दोनों का मिश्रण है, तो आप जो सोचना चाहे सोच सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। खैर, मुझे आप लोगों ने सुना है, समझा है, बुझा है। कल इसी तरीके से कोई ना कोई ब्राह्मण भाई आएंगे और अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि आप की दिल की भी बात यही है कि आखिर ब्राह्मण क्यों नहीं जुड़ना चाहता और ये कैसे जुड़ेगा। तो आइए शपथ लीजिए इसलिए भी कि आज से हम 5 लोगों को जोड़ेंगे, सिर्फ 5 लोग। अपने परिवार को भी सदस्य हो सकते हैं वो 5, रिश्तेदार के भी सदस्य हो सकते हैं 5, जानकार भी हो सकते हैं 5 और अन्य मित्र भी, और नहीं मिले तो दूसरे को कोशिश करते हैं। अगर एक व्यक्ति 5 व्यक्ति से ये चयन बना ले कि हम 5 लोगों को जोड़ेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मात्र 1 महीने के अंदर बिहार के 90 लाख ब्राह्मण एक सूत्र में, एक माले में पिरोए हुए दिखेंगे। यह करने में आपको गर्व महसूस होगा, यह बात आप भी जानते हैं। लेकिन हम क्रोध, ईर्ष्या और अपने व्यक्तिगत विकास का, मैं नेता नहीं हूं, मुझे नेता की कोई बात नहीं। आप जिसको भी नेता बताइए, मैं उनका दिन भर में 50 बार माला जपूंगा, बताइए ना। आप कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो व्यक्ति को 50 लोग मानते हैं कि यह नेता है, इनका नेतृत्व अच्छा, मैं उनके पीछे चलने को तैयार हूं, मैं उनके पीछे चलूंगा, इस बात को भरोसा दिलाता हूं। लेकिन आप फिर बाद में असंतुष्ट होकर यह मत कहिएगा कि नहीं ये गड़बड़ बात है, अभी नहीं इनके नेता के पीछे चलना। इसलिए हम सबको धन्यवाद देते हुए यह बात कहेंगे, हमारे अभी संजय पांडे जी जुड़े हुए हैं और बहुत से भाई लोग, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। अभी भी 25-26 लोग हमारे एडिटर ब्रजेश मिश्रा के पेज पर जुड़े हुए हैं और चाणक्य विकास मोर्चा के पेज पे 40 आदमी जुड़े हुए हैं। आप सोचिए कि 2 घंटा बोलने में कितना कैलोरी खत्म हुआ होगा हमारा। तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि 2 घंटा आप क्यों बोलते हैं। जितना आप गौर करके सोचिएगा, जितना प्रश्न आप मेरे पास भेजे, इसको बोलने में कितना समय लगेगा। सिर्फ पढ़ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न का जवाब देना हो तो समय लगेगा। तो भाइयों जुड़िए, और जुड़िए नहीं तो मैं जरूर एक बात आपको भरोसा दिला के कह सकता हूं कि अगर ये ब्रजेश मिश्रा अगर कहीं हट गया तो आप याद करिएगा फिर अभी 15 साल लगेंगे नए ब्रजेश मिश्रा के जन्म में। यह बात आप गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि हमने रामा दुबे जी के, प्रदीप पांडे जी को, आचार्य शशिकांत दुबे जी को, दोनों बाल व्यास जी हमारे हैं, अयोध्या से आते हैं, देहरादून से आते हैं। हमारे बिहार में बहुत सारे भाई हैं। मैं किसी व्यक्ति का नाम लेता हूं, किसी को छूट जाता है तो बहुत लोग नाराज भी हो जाते होंगे मन से, इसलिए मैं किसी का आज नाम नहीं लेते हुए। हमारे एक सुनील कश्यप जी भी अभी जुड़े हुए हैं, शैलेश कश्यप जी भी जुड़ गए हैं, कुछ लोग, जो भी लोग जुड़े हुए सब लोग ठीक ठाक है भाई, सबको मेरा बहुत प्रणाम है। और अंत में एक कविता जो मैंने शुक्रवार को पढ़ा था, इस बार भी पढ़ रहा हूं, इसको सुनते हुए और इस बात को जरूर बढ़ाइएगा आगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि लोगों के बात पहुंचनी चाहिए। अब नहीं तो विकास दुबे टाइप का दाग रखते रह जाइएगा। अगला पारी ब्रजेश मिश्रा का, इसके बाद आपका भी, कोई बचेगा नहीं चैन से। पारी सबकी बंदी हुई है, पहले हमारी, इसके बाद आप। भले ही आप पंक्ति के अंतिम में खड़े हो, लेकिन जाना आपको भी है। इसलिए यह कविता जो हमारे भाई ने लिखा, उसको हम पढ़ते हुए अपनी वाणी को फिर विराम दे देंगे। यह कविता जागृत करती है लोगों के मन में, मुझे तो काफी जगाया है कि ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का आप सभी सम्मान करो, ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का आप सभी सम्मान करो, सभी ब्राह्मण एक हमारे, मत उसका नुकसान करो, चाहे ब्राह्मण कोई भी हो, मत उसका अपमान करो। जो गरीब हो अपना ब्राह्मण धन देकर धनवान करो, हो गरीब ब्राह्मण की बेटी मिलकर कन्यादान करो। अगर ब्राह्मण लड़े चुनाव 100% मतदान करो, हो बीमार कोई भी ब्राह्मण उसे रक्त का दान करो, बिन घर के कोई मिले ब्राह्मण उसका खड़ा मकान करो, मामला अदालत घर उसका बिना
बिना फीस के काम करो। अगर ब्राह्मण दिखता भूखा, भोजन का इंतजाम करो। अगर ब्राह्मण की हो फाइल, शीघ्र काम श्रीमान करो। ब्राह्मण की लटकी हो राशि, शीघ्र आप भुगतान करो। ब्राह्मण को घर कोई सताए, उसका आप पहचान करो। अगर जरूरत हो ब्राह्मण को, घर जाकर श्रमदान करो। अगर मुसीबत में हो ब्राह्मण, फौरन मदद का काम करो। अगर ब्राह्मण दिखे वस्त्रहीन, उसे अंग वस्त्र का दान करो। अगर ब्राह्मण दिखे उदार, कुछ करने का काम करो। अगर ब्राह्मण घर पर आए, जय परशुराम बोल सम्मान करो। अगर फोन पर करते बात, जय हिंद जय चाणक्य की बात करो। अपने से हो बड़ा ब्राह्मण, उसको आप प्रणाम करो। हो गरीब ब्राह्मण का बलवा, उसकी मदद तमाम करो। बेटा हो गरीब ब्राह्मण का पढ़ता, कॉपी पुस्तक दान करो। ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का आप सभी सम्मान करो। यही बात कहते हुए आप निश्चित तौर पे हमारी बात को शेयर करेंगे। और अभी 24 एडिटर ब्रजेश मिश्रा पर 40 की 30 की संख्या में, 30 से 40 की संख्या में जो चालक विकास मोर्चा के लोग हैं, अगर वो शपथ ले ले कि हम 50-50 जगह पर शेयर करेंगे, तो आज इस शेयर की संख्या 1000 पार कर जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि अपने भाई के इस आग्रह को स्वीकार करते हैं या लात मारकर अलग कर देते हैं। यही बात कहते हुए जय चाणक्य, जय परशुराम, जय हिंद।